तो सर जब अगर आर्टिफिशियली अगर कोई भाव को मैनेज किया जाएगा मार्केट में, क्योंकि सेबी भी यही चाहती है, अथॉरिटी भी यही चाहती है कि बाजार फेयर वैल्यूएशन में रहे, तो अगर हिंडनबर्ग जैसी कंपनीज रहेंगी तो ये कंपनी सारी डरेंगी और मार्केट फेयर वैल्यूएशन पे रहेगा। ये तो अमित, खैर आपने बड़ी अच्छी बात की कि सेवा की भावना है, पर सेवे के साथ मेवा भी आता है। और मेवा जब आया तभी मैं देख रहा हूँ कि आपके रिस्क के ऊपर रोलेक्स की घड़ी पहनी है। रोलेक्स हर आदमी तो पहन नहीं सकता है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच व्हाट यू वेयरिंग। छुपा तो लेता जब हूँ। सेवा करते हैं तभी मेवा मिलता है, और मेवे से ही फिर ये रोलेक्स की घड़ी आती है। कोई भी भाव किसी को भी सस्ता मिलने के लिए ऐसे बैठा नहीं है कि भाई आप आ जाओ, मैं सस्ता हो गया हूँ, खरीद लो, वापस 200 हो जाऊंगा। तो 100 से 200 के लिए उसको 100% की जर्नी को वापस से कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इस बाजार में कई लोगों का मानना है कि बाजार एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, मतलब रोज ऊपर जाए तो फिर खीर खाएंगे, रसगुल्ले खाएंगे, पार्टी करेंगे, शैंपेन की बोतल खोलेंगे। लेकिन जैसे ही बाजार नीचे जाता है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कईयों को हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, फिर ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते हैं। आपको मैं बताऊं, बॉम्बे के एयरपोर्ट से जब मैं एयरपोर्ट पे आता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, मैं अपने बेटे को भी बोलता हूँ, वहाँ पे ऐड दी होती है टोटल की, विच इज़ अ फ्रेंच कंपनी, और टोटल इज़ अ पार्टनर विद अडानी इन देयर एनर्जी बिजनेस, और उसके ऊपर लाइन दी होती है टोटल एनर्जी सॉल्यूशंस को देखो। कितने बिजनेसमैन इंडिया में बिजनेस करते हैं, किसने सोचा कि टोटल के साथ में जॉइंट वेंचर करूं? टाइम आप मुझे ये बताइए कि सबसे पॉजिटिव पॉइंट आप इस बाजार के बारे में क्या देखते हैं? सर पैसा बना के देता है तगड़ा। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. दोस्तों, स्वागत है आपका जो स्टॉक मार्केट में। मेरा नाम है राजेश तांबे। आपने मेरे को स्टॉक मार्केट के टीवी प्रोग्राम्स में काफ़ी बार आपने देखा होगा, मेरी टिप्पणी आपने सुनी होगी, लेकिन आज मैं सवाल जवाब के इस सिलसिले में आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, और आज मैं सिर्फ सवाल पूछने का काम करूँगा, जवाब देने का काम सामने वाले करेंगे। आज मेरे साथ बैठे हैं एक दिग्गज जो इस बाजार में पिछले 20 साल से हैं। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उन्होंने इंटरमीडिएट किया, लेकिन उन्होंने एक कंप्लीट एक सिस्टम बनाया है कि उनके दूसरे भाई इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टेक्निकल एनालिसिस ये करते हैं, और उसके बाद फिर फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट को स्टडी के लिए वो पेपर्स उनके भाई के पास जाते हैं, और दिस इज़ हाउ उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। दोस्तों, चलिए आपको मुलाकात कराते हैं अमित जैन साहब से। जैन साहब, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप पिछले 20 साल से इस मार्केट में हैं, तो इस मार्केट में आपने अपना सफ़र कैसे शुरू किया? सर पहले तो आपको सादर प्रणाम, क्योंकि जब जर्नी शुरू हुई थी मेरी स्टॉक मार्केट में, आपको बहुत देखा है मैंने टीवी मीडिया में। आपका एक शो आता था डी स्ट्रीट का डॉन, बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम था वो। आपके प्रोग्राम से मैं इंस्पायर्ड भी बहुत हुआ हूँ, बहुत कुछ सीखा भी आपसे। तो आज आपके सामने बैठने का मौका मिला, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही क्वेश्चन पूछेंगे, मैं भी आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। तो ये सेशन बड़ा मज़ा आने वाला है सबको। आई एम श्योर कि दर्शक लोग एंजॉय करेंगे, और जो लोग सीरियसली मार्केट में लंबे समय तक बन के रहना चाहते हैं, एक वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। लर्निंग तो मिलेगी सर, और सर बैठे हैं तो लर्निंग मिलने ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अमित, कहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है कि मैं हमेशा से अपने प्रोग्राम में कहता आ रहा हूँ कि इंडिया एक सुपर पावर, स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर नहीं बनेगा, बट इंडिया विल बी अ सुपर पावर जब 100% लिटरेसी रेट इंडिया में होगी, और कोई भी आदमी अनपढ़ गवार नहीं होगा। और उसके बाद जैसे टिम कुक बोलते हैं कि अगर मैं इंडिया में आता हूँ और मुझे स्किल्ड लेबर चाहिए, तो मुझे स्किल्ड लेबर मिल नहीं पाती है, और एक फुटबॉल फील्ड भी मैं उसको भर नहीं पाऊंगा। जी। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर मैं चाइना में जाता हूँ और चाइना में मेरे को इतना स्किल्ड लेबर मिलता है कि 3 फुटबॉल फील्ड्स भर जाती हैं, तो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया सबसे बेस्ट रहता है। जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर तो इंडिया सुपर पावर नहीं बनेगा, तो इसी के ऊपर बनेगा कि जब 100% लिटरेसी होती है। तो कहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हैं? सर होगा ये, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जिस हिसाब से मोदी 3.0 बोल सकता हूँ ना, हाँ। तो जैसे जिस हिसाब से कामकाज चल रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, तो आई एम श्योर कि ये भी पॉसिबल हो जाएगा बहुत जल्दी, और हमारे परसेप्शन चेंज होंगे। दोस्तों, जैसे अमित जैन साहब ने बोला कि मोदी 3.0 या मैं उसको 3.0 बोलूँ, दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट 1947 से ही जितनी भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स आई,
सभी गवर्नमेंट्स ने अपने अपने तरीके से सारे बढ़िया काम किए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जैन साहब कि इंडिया अराइव्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट जब हमने बॉम्ब फोड़ा पोखरान में, जी, क्योंकि अब्दुल तब तक कलाम तो जी। मेरे को ऐसा लगता था जी, जैन साहब कि इंडिया वाज सपोज टू बी अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, कि हम सिर्फ बीन बजाते हैं और सांप नाचता है। जी, लेकिन इसका मैं क्रेडिट अपने दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को देता हूँ, मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जिन्होंने सारी तैयारी पूरी करके रखी, जी, लेकिन उन्होंने वो उसको एक्सप्लोर नहीं किया। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से रेंज उनके हाथ में आया जब इलेक्शंस आए, और फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने, जी, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये फोड़ा पोखरान में जो ये हुआ, तो उसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया की इमेज और एक छवि जो थी वो पूरे विश्व में जी, एक अलग तरीके से बनी। चेंज हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल। सरप्राइजेस ये थे काफ़ी सारे रातों रात। और 91 में मेरे ख्याल से मार्केट में, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैन साहब कि उस ज़माने में जब एफआईज इंडिया में नहीं थे, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसे हिंदुस्तान और जब रिंग ट्रेडिंग होती थी, तो जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 5 पैसे 10 पैसे से बढ़ता था। तो जब बच्चे हम लोग थे, जब छोटे होते थे, तो दादाजी आते थे, उनके पास अगर जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई शेयर है 5 पैसे 10 पैसे से बढ़ जाता था, तो बड़े खुश हो जाते थे। और उसके बाद घर में देसी घी का हलवा बनता था सेलिब्रेशन में। लेकिन सर उस समय भाव क्या होता था स्टॉक का? हाँ, क्योंकि आज हम उसको परसेंटेज में अगर आकलन करें तो ज़्यादा बेटर होगा आई गेस। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक आई मीन द टोटल जो एक शिफ्ट दिखाई दिया है वो एक एफआईएस के आने के बाद हुआ है। जी, एंड आई थिंक टू मच ऑफ मनी हैज बीन चेजिंग टू फ्यू स्टॉक्स, एंड एज अ रिजल्ट की जिसकी वजह से ये प्राइस राइज बहुत ट्रिमेंडस हुआ है। जी, और आज आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि सेंसेक्स जिस लेवल पे है, निफ्टी भी इस लेवल पे है, आई थिंक कोई चीज़ है कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को बड़ी इंटैक्ट है और इसको कोई रोक नहीं सकती है। जी, और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमने 120 करोड़ की जो वैक्सीन्स हमने लोगों को दी, जी, और 2 टाइम हमने उसको वैक्सीनेट किया, और जी। वही वैक्सीन्स हमने पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया। आई करी। थिंक दैट वाज द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट जो ये हुआ सक्सेसफुल मोदी 3.0 में और 2.0 में। जी, अब यहाँ से ये बताइए जैन साहब कि ट्रेडिंग में जब आप ट्रेडिंग करते हैं, आप तो ट्रेडर भी हैं, तो एक हाई प्रेशर जॉब होता है। जी। तो इस जर्नी को कैसे आपने स्टार्ट किया, और आपको लगा कि आप इसमें सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सर ट्रेडिंग में जो मैं इन्वॉल्व हुआ, इसमें 2 क्वेश्चन है एक्चुअली कि मैं ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हुआ और कब सक्सेसफुल बना। तो यूजुअली जो सब माइंडसेट से आते हैं बाज़ार में कि भाई मेरे को यहाँ से पैसा कमाना है, तो एक कहीं न कहीं वो ग्रीड फैक्टर रहता है। सब लोगों की तरह मुझ में भी था। उसी तरह मैं ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हुआ 2004 में, और 2004 के बाद 2005-6 तक मैं ट्रेडिंग में ही इन्वॉल्वमेंट था। तो सर सक्सेसफुल होना ट्रेडिंग में इसका कोई मापदंड नहीं हो सकता, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि एक डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है ये। जब तक आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं तब तक तो आप सक्सेसफुल हैं, और जहां आप लॉस करना चालू करेंगे तो वहां से वापस से आपको लर्निंग प्रोसेस में जाना होता है। तो ये तो नहीं कहूँगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ आज। हाँ, जब जब तक मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ तब तक मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा, और जब मैं लॉस करने लग जाऊँगा वापस से लर्निंग प्रोसेस में जाके अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उनको वापस से सुधारना, और फिर वापस से उसको अपनी जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाना। तो जैसे जैसे सबका स्टार्टिंग होता है मार्केट में आने के लिए, जैसे जो अंदर ग्रीड होती है पैसे बनाने का, विजन होता है, उसी विजन के साथ मैं इस मार्केट में आया था, और टच वुड सक्सेसफुल हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि ये सक्सेस की जर्नी हमेशा रहे। एक बात मैं बोलना चाहूँगा सर, किसी भी ट्रेडर को अगर सक्सेसफुल बनना है यहाँ पर, तो उसको सबसे पहला जो अपने अंदर टैलेंट डेवलप करना चाहिए वो होना चाहिए इमोशंस पे कंट्रोल। वो अगर आ गया तो हर कोई यहाँ पर सक्सेसफुल बन सकता है। तो सक्सेसफुल नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, सक्सेसफुल होने की जर्नी में मैं हूँ। दोस्तों, इन्होंने जैन साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ग्रीड और जो लस्ट होती है, जी, दैट टेक्स यू टू प्रॉब्लम। और यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि अगर उसके ऊपर अगर आपका कंट्रोल रहता है, जी, उसके ऊपर अगर आपका अगर अंकुश है, तो फिर वहाँ से आप बड़ा सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज ग्रीड एंड लस्ट विल ऑलवेज टेक यू टू प्रॉब्लम। यस। तो एक बात बताइए कि ट्रेडिंग की शुरुआती दिनों में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ आपके लिए क्या थी? सर जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया, आज तो फिर भी डिजिटल मीडिया काफ़ी अग्रेसिव है और इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। जब जब ट्रेडिंग हम लोग करते थे तब हम लोगों को ब्रोकर्स के ऑफिस में जाना होता था, इतना रेट भी हम लोगों को मोबाइल में नहीं दिखा करते थे। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि हर समय बार बार ब्रोकर्स को फ़ोन करना, और वो टाइम पर इनकमिंग आउटगोइंग भी इतने आसान नहीं थे करना। आई गेस 2002 तक तो आपको 7-8 रुपये, 11 रुपये के आसपास इनकमिंग के चार्जेस भी लगते थे।
बाद में रिलायंस के आने के बाद थोड़ा सा रिफॉर्म हो गया था, तो वो टाइम पर सर इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी कम थी। और आज इनफैक्ट मैं ये भी मानता हूँ कि आज इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो भी हार्मफुल है। तो आज जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं उनके लिए ये एरा डेंजरस भी है और बेनिफिशियल भी है। वो टाइम पर मेरे लिए चैलेंजेस यही थे कि बाज़ार में जब लॉसेस हो जाते थे, एक मैं एग्जांपल बताऊंगा। जब बाज़ार में लॉसेस हो जाते हैं तो वो टाइम पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जो टैलेंट लगता है वो नहीं था मुझ में। और अगर मैं कहीं फंस गया तो मुझे बताने वाले भी नहीं कोई थे कि भाई इसमें से निकलना कैसे है। तो धीरे-धीरे उन चीज़ों को सीखा, समझा, टेक्निकल सीखा। स्टोरी लाइन कैसी होती है, साइकोलॉजी कैसी डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जनता है, मोस्टली वहाँ पर प्रॉफ़िट नहीं बनता है। तो पहले तो ये समझने में भी टाइम लग गया कि भाई जनता कहाँ पर है। यूजुअली जो नए ट्रेडर्स आते हैं बाज़ार में, वो लोग एक भेड़-चाल में चलते हैं। हमारे हिंदुस्तान क्या, मेरे ख्याल से सब जगह यही है। ह्यूमन टेंडेंसी तो सब जगह एक ही होगी। तो सर यानी एक ही डायरेक्शन पे ना जाके अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करने में मुझे चैलेंजेस फेस हुए इनिशियली, और इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी कम थी। और जैसा मैंने बताया कि डिजिटल एरा भी नहीं था, तो भाव देखना, भाव के बारे में जानना, हर समय मॉनिटर नहीं कर पाना, ये सब चैलेंजेस थे मुझे उस टाइम पर। और एक ज़माना वो भी था कि जब रिंग में जाते थे जी, वो आप और जाते थे। वो सब रिंग्स वाला सब बंद हो गया। जी, और उसके बाद फिर ये जो सारे नए सिस्टम्स आए जी, और ये सारे कंप्यूटर्स की वजह से आए, और जैसे आपने जियो का बताया, जी, मुझे याद है जब एमटीएनएल होता था और जब इसको सेपरेट किया था, और जी, खाली एमटीएनएल का इन्होंने खाली किया था सिर्फ दिल्ली और बॉम्बे के लिए, और बाद में उसके कुछ प्रोग्राम्स भी थे जी, कि इसको कुछ बाकी की मेट्रो सिटीज़ में करेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। जी, और मुझे याद है उस ज़माने में जंपर लगते थे लोग, ये जो लाइनमैन आते थे आपको ये करते थे, और इंडिया में ही कॉलिंग करना इतना एक्सपेंसिव था 11-12 कि रुपए इनकमिंग था ना? 11-12 नहीं, उन्होंने कुछ 3 टियर सिस्टम्स रखे थे। अगर आप फुल इसमें करते हैं 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, हाँ, हाँ, तो हाँ, कुछ हाँ। 30 रुपए पर मिनट। ओह माय और गॉड! आप इमेजिन करिए अमित कि 30 रुपए पर मिनट, इतना एट्रोशियस रेट ये एमटीएनएल लेती थी, क्योंकि मोनोपोली थी। जी, और मोनोपोली का मेरा ऐसा मानना है कि जब मोनोपोली होती है वो सबसे घटिया चीज़ होती है, बिकॉज कंपटीशन इज़ द बिगेस्ट रेगुलेटर। और मैं हमेशा इसमें बिलीव रहा करता हूँ कि कंपटीशन हर चीज़ में होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द बिगेस्ट रेगुलेटर। आपको कोई भी ह्यूमन आदमी एज अ रेगुलेटर कहीं इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। 100% ट्रू। कंपटीशन इटसेल्फ अपने आप को रेगुलेट कर देगी। जी, मुझे याद है जैसे आपने ये बोला तो स्टॉक मार्केट की हम बातें कर रहे हैं। सुनील भारती मित्तल को मैं हमेशा फादर ऑफ द टेलीकॉम इंडस्ट्री मानता हूँ। अभी भी। आज भी मैं उनको मानता हूँ। मेरा ऐसा मानना है अमित, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत लैम्ब्रेटा स्कूटर से की। जी, और आपको एक बात बता दूं, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं और जो भी लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुनील भारती मित्तल ने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अपने जेनसेट से की थी। इंडिया वाज सपोज टू बी अ पावर हंग्री कंट्री, ओके, और पावर हंग्री कंट्री में इतने पावर प्लांट्स लगे हुए नहीं थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये होती थी, लोड शेडिंग होती थी। जी, तो वहाँ पे ये इम्पोर्टेड जेनसेट्स इंडिया में लेते थे। जी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज होती नहीं थी। जी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आपको ये मैन्युफैक्चर इंडिया में करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में बिरलास ने यामाहा के साथ एक जॉइंट वेंचर किया और डीसीएम ने होंडास के साथ किया, और इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हुई। तो वो बिजनेस भी उनका बंद हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने पुश बटन्स वाले डीओटी को, ये वो जो प्लास्टिक के आते थे ना पुश बटन्स वाले, जी, तो वो उन्होंने भी किया। उसके बाद फिर कुछ एटी&टी के साथ किया। तो जब पहला मोबाइल का टेलीफोनी का जब लाइसेंस इन्होंने निकाला कि मोबाइल टेलीफोनी हम करते हैं मोबाइल फ़ोन्स के लिए, तो सिर्फ 4 सिटीज़ को सिलेक्ट किया था, मेट्रो सिटीज़ को, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता एंड मद्रास। ओके, और डिपार्टमेंट ऑफ डीओटी ने ये बोला कि किसी को भी मोनोपोली नहीं होगी, देयर विल बी 2 प्लेयर्स। अच्छा, क्योंकि सुनील भारती मित्तल को ये तो पता ही नहीं था कि टेलीफोन कैसे, ये मोबाइल टेलीफोनी कैसे चलेगी। हुँ, आप मानेंगे नहीं, लेब्राडोर स्कूटर के ऊपर फ्रेंच एम्बेसी में गए थे और फ्रेंच कॉन्सुलेट से बात की कि सर मैं बिड कर रहा हूँ और मेरे को एक फॉरेन पार्टनर चाहिए। एंड यू नॉट बिलीव इट, पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट कंपनी। द फर्स्ट पार्टनर व्हाट ही सिलेक्टेड वाज सीएफआर, वाज अ फ्रेंच कंपनी। ओके, उसके बाद फिर उनके बहुत सारे पार्टनर्स चेंज हुए, बट ही डिड अ रिमार्केबल जॉब। जी, तो देखिए स्टॉक मार्केट में जो रिवॉर्ड, जो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो रिस्क टेकिंग जिसकी एबिलिटी होती है जी, और जो राइड करता है, वो ही सक्सेसफुल इस बाजार में होता है। फाइनेंस का फंडा भी है ना, मोर रिस्क मोर गेन। यस, और यही समझता हूँ अमित, आप मेरी बात से सहमत होंगे। शशि रुइया, रवि रुइया को भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बाद में उन्होंने अपनी रिफाइनरी बेची,
लेकिन जब रिफाइनिंग बिजनेस में भी आए तो उन्होंने कहा कि पहले सब ने 3 मिलियन टन से प्लांट शुरू किया। जी। मुझे याद है वाडीनार में उन्होंने अनाउंसमेंट की थी 3 मिलियन टन्स, आदित्य बिरला ने भी कहा 3 मिलियन टन, धीरूभाई ने भी कहा 3 मिलियन टन। जी। अल्टीमेटली वाडीनार में रुइयाज अटक गए 9 मिलियन टन पे। उन्होंने कहा 9 मिलियन टन से हम ऊपर की कैपेसिटी नहीं करेंगे, और वहां पे उन्होंने बुक क्लोज कर दी। आदित्य बिरला ने भी कुछ 9 मिलियन टन पे, धीरूभाई एक अपने प्रकार के एक अलग अजूबा थे। जी। उन्होंने कहा 9 मिलियन टन पे तो मैं रुकूंगा नहीं, तो अल्टीमेटली वो 30 मिलियन टन पे रुके। और 30 मिलियन टन की आप मानोगे नहीं कि उस जमाने में इंडिया में इतनी डिमांड नहीं थी, जी। और वो लगाना चाहते थे उस कैपेसिटी का प्लांट। और उस आदमी की जो विजन एंड फोरसाइट थी, मुझे याद है कि उन्होंने अपने बेस्ट आदमियों को बोला कि भाई वर्ल्ड की ऐसी कौन सी कंपनी है जो हमारा टर्न की प्रोजेक्ट कर सकती है। ओके, टंकी देना चाहते थे वो। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई किसकी टेक्नोलॉजी ली जाए। तो उस जमाने में इंडिया बेक्टेल्स में था, बेक्टेल्स कंपनी द यूएसए की इंडिया में था, जो बाद में इंजीनियर्स इंडिया बनी। ओके। क्योंकि 75 में जॉर्ज फर्नांडिस जब मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि भाई काफ़ी कंपनीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को, क्योंकि फीरा आ गया था, तो फीरा में इन सारी कंपनीज को डाइल्यूट करना पड़ेगा। जी। तो उसमें मेरे ख्याल से कोको कोला छोड़ के चला गया। जी। और आपका आईबीएम जो था वो सीएमसी बना, कंप्यूटर मेंटेनेंस कंपनी। यस। और बेक्टेल्स बनी, इंजीनियर्स इंडिया। और उसके बाद फिर इसकी गदा इसके ऊपर भी पड़ी, इन 2 मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स और आईटीसी के ऊपर। तो ऐसी 5 कंपनीज हुई। ओके। लेकिन आप एक चीज मानिए कि दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगा कि लुक एट द अमेजिंग स्टोरी एंड द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। वही कोका कोला 90 में इंडिया में फिर वापस आया, एंड दे सेड इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। यस। तो ये जो ग्रोथ स्टोरी है ना इंडिया की, बड़ी इंटैक्ट है। अब ये बताइए कि मार्केट में जो आपने ट्रेडिंग किया, ये किया, अभी एक शिफ्ट आप क्या देख रहे हैं मार्केट में? सर मार्केट में एक तो कुछ तो चीज़ें हैं, जैसे शिफ्ट जो देख रहे हैं हम, लोगों का अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है और लोग अब समझने लगे हैं स्टॉक मार्केट में एक्चुअली स्टॉक मार्केट है क्या। आज में कुछ दिन पहले का एक एग्जांपल है, जब मेरा एक फ्रेंड से उसके दादाजी पूछते हैं कि भाई क्या करता है, तो उसने बताया कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, शेयर लेता हूँ, सस्ते में लेता हूँ जिनमें मुझे पोटेंशियल लगता है, और जब महंगे हो जाते हैं तो मैं उसे बेच देता हूँ। और दादाजी उस समय तो बिलीव नहीं किए, लेकिन बाद में हुआ क्या, जब उसने पैसे वैसे अच्छे कमा लिए तो उसने दादाजी को कारों का बहुत शौक था, तो दादाजी को एक कार गिफ्ट की। देखा यार मेरा पोता गाड़ी ले लिया। तब फिर उन्होंने रिकॉल किया कि ये स्टॉक मार्केट में कुछ मेरे को बताया था, सस्ते में लेके महंगे में बेचता था। दादाजी ने उससे कहा कि बेटा मेरे पास भी कुछ सेविंग्स पड़ी हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी है। यानी अवेयरनेस कहाँ तक बढ़ रही है, कहाँ तक एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। तो ये एक रिफॉर्म हो रहा है इंडिया में, लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं ये भी एक सही जगह है जहाँ से आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक अवेयरनेस वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, और मुझे बिलीफ है कि आने वाले टाइम पर ये ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रह सकती है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अमित, और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अवेयरनेस तो है, और दूसरा जो पेनिट्रेशन जो टेलीकॉम में हुआ है, जी। जो सब्सक्राइबर बेस आज जो बढ़ी है, आप ये देख लीजिए कि अब उस समय में राइट टाइम पे एमटीएनएल को बेच देना चाहिए था। यस। अब आज अगर आप एमटीएनएल को बेचने जाएंगे तो आज की डेट में कौड़ियों तो के मेरे ख्याल भाव, से कोई खरीदेगा भी नहीं। कौड़ियों के भाव में डिमांड है। कौड़ियों के दाम में, बस सिर्फ उनके पास वो लैंड बैंक है। जी। और मुझे याद है कि जब बीएसएनएल भी बिका था, विदेश संचार निगम, जी। और विदेश संचार निगम में जब बिड किया था तो टाटा इस बिड को जीते थे। जी। मुझे याद है कि उनके पास एक आदमी थे, शायद चौकर, आईसीआईसीआई से छोड़ के उनके पास आए थे, एंड आई थिंक ही वाज द गाय इनफैक्ट हु वाज लुकिंग आफ्टर दिस प्रोजेक्ट। और उस ज़माने में उनको ये बिड मिली और उनको विदेश संचार निगम मिला, और विच अल्टीमेटली बिकेम टाटा कम्युनिकेशंस। जी। आप बाजार में हैं इतने सालों से, तो टाटा कम्युनिकेशंस का तो आप भाव बहुत ही अच्छा देखते होंगे। जी, टाटा कम्युनिकेशन का अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है मार्केट में, और मुझे लगता है यहाँ से 2x भी हो सकता है 3-6 महीने में। अनदर यहाँ पर कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, बस हम लोग एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन में पोटेंशियल बहुत है। मतलब मेरे को ये याद है कि उस ज़माने में इस कंपनी को अंडरग्राउंड उनकी जो केबल्स डलती थी, जी। और उसके बाद ये टेलीफोन कॉल्स होते थे, बड़ा अजीब सा सिस्टम होता था कि मैक्सिमम ट्रैफिक आपका अमेरिका होता था, और अमेरिका में जब आप ट्रैफिक लेते थे और जब बिल आता था तो उसमें
क्योंकि आपकी कॉल जब कैरी हो रही है अमेरिका में, तो वहाँ का कैरियर आपकी कॉल को कैरी करता था, वेदर इट वाज AT, वेदर इट वाज AT&T और वेदर इट वाज स्प्रिंट। जी, तो जो भी कंपनी होती थी उसको भी आपको कुछ उसमें से रेवेन्यू में से आपको उसको पैसा देना पड़ता था। जी, मैं MTNL का कॉल यूज़ कर रहा हूँ, तो MTNL वाला तो मेरे से ₹1 पर मिनट का जो भी था वो यस, कॉल लेता था। यस, तो ये जो रेवेन्यू उनको मिलता था BSNL को, ये रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे होता था। ओके, सो दैट इज़ हाउ द रेवेन्यू मॉडल इज़, और पूरे वर्ल्ड में आजकल यही मॉडल है। जी, तो देखिए व्हाट अ पैराडाइम शिफ्ट इनफैक्ट दिस कंट्री हैज सीन, कि आज एक टोटल रेवोल्यूशन हुआ, और जो आप बता रहे हैं मार्केट में जो आज एक अवेयरनेस आई है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेलीकॉम रेवोल्यूशन। टेलीकॉम, यस, 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 मुझे याद है अमित, आप मेरी बात से सहमत होंगे, राजीव गांधी इनफैक्ट जब प्रधानमंत्री बने तो उनका जो एक बेसिक आइडिया था कि इंडिया में कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है जब पहले अपने रेलवे की टिकट लेते थे तो ऐसी यस, वो छोटी सी टिकट आती टिकट थी, आती थी, पंच यस, करता था उसमें, और ऐसा मोटी कागज होता था, यस, यस, और वो रजिस्टर के ऊपर वो लिखता था। जी, तो बड़ा बवाल मचा था कि अरे कंप्यूटर्स हो गए तो उसके बाद फिर जॉब्स चली जाएंगी। जी, बट ये कंप्यूटराइजेशन से देखिए कि मिलियंस ऑफ जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, और मैं इस बात से सहमत करता हूं कि जैसे, और आप भी सहमत करेंगे कि लोगों का अब ऐसा मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारी जॉब्स चली मैं इसी जाएंगी। क्वेश्चन पे आने वाला था कि जिस जिस तरह से राजीव गांधी जी के एरा में ये क्वेश्चंस उठे थे कि कंप्यूटराइजेशन का ज़माना आ जाएगा तो क्या लोगों की जॉब चले जाएँगी? अब एआई का ज़माना आ रहा है तो आपको क्या लगता है कि ये जॉब्स चली जाएँगी या फिर और क्रिएट होंगी? मेरा ऐसा मानना है, देखिए मैं आपको बताऊं अमित, मैं एक डाई हार्ड फैन हूं नारायण मूर्ति जी का। जी, तो मैं अपना ओपिनियन फ्रेम नहीं करता हूं, तो मुझे याद है कि उनसे ये किसी ने सवाल पूछा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा था कि जब मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हुई, जो लोगों को एक फियर था कि कंप्यूटराइजेशन से जॉब्स चली जाएंगी, लेकिन आपकी मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हुई। ट्रू, तो उनका ऐसा मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी नई जॉब्स क्रिएट होंगी। यस, कोई जॉब्स अगर लूज होंगी तो कोई जॉब्स क्रिएट भी बनेंगी होंगी। भी या यस, और आप, मैं इस बात से सहमत हूं अमित, आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी आदमी जब उस जमाने में कहते थे लैंड, लेबर एंड कैपिटल से आप बिजनेस जनरेट करते हैं, जी, लेकिन ये बड़ी एब्सोल्यूट थियरी है, बिल्कुल पुरानी, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आउटडेटेड थियरी है। जी, अगर आपके पास इनोवेशन है तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। यस, इसमें सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जब मैं इन स्टार्टअप्स को देखता हूँ, चाहे वो जोमेटो हो या ये हो जो डिलीवरी करते हैं, आइडिया, आप ये देखिए कि कितने बच्चों को जो स्किल नहीं है, जिनको सिर्फ मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स चलानी आती हैं, यस, आज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर भी वो डिलीवरी कर रहे हैं। जी, और कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर, बहुत पैन लोगों के इंडिया के परिवार ऊपर से कितने डिलीवरी बॉयज काम कर रहे हैं। यस, ट्रू, तो इनोवेशन विल ऑलवेज क्रिएट न्यू थिंग्स, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और मेरा ऐसा मानना है कि स्टार्टअप्स इज द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। जी, एक बात बताइए कि आपने तो वो NISM का पेपर भी दिया, जी, और आप सेबी रजिस्टर्ड भी हैं, जी। तो इसमें आपका सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होने के बाद इसका जो एक पर्सपेक्टिव आपका क्या चेंज हुआ? सर एक तो ये है कि मैं देखिए सर, जो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो लोग कहीं न कहीं अनईज़ी फ़ील करते हैं कि मैं जी भले किसी के मॉम नहीं है, किसी के डैड नहीं है। तो उसी तरह से जब हम रजिस्टर्ड हैं, तो हमें पता है कि हमारे एज़ ए पेरेंट्स से भी गार्डियन की तरह काम कर रही है। तो एक एक ये तो रहता है कि भई हमारे पीछे कोई न कोई खड़ा हुआ है जो हमें सपोर्ट करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेबी रजिस्ट्रेशन लेने की वजह भी यही थी सर कि मैं चाहता था कि मैं व्हाइट पेपर पे काम करूं, जो भी रहे ट्रांसपेरेंट रहे, जो हमें बताया जा रहा है उस दायरे में कामकाज करें। कहीं कोई गलती होगी तो भी हमें देखने वाला है, बताने वाला है कि आप गलत कर रहे हो। तो इस वजह से मैंने सेबी का रजिस्ट्रेशन लिया था और मैं उसी दायरे में रह के काम करना चाहता हूँ। और टच वुड जाने और अनजाने में बनती कोशिश हमने यही कोशिश की कि हमसे कोई कंप्लायंस ब्रीच ना हो। तो सर अभी लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोगों की सेवा भी अभी आप लोग बोलेंगे लोगों की सेवा तो पैसे लेके कर रहे हैं। तो भाई हर चीज़ की कॉस्ट होती है। जैसा आपने एआई का एग्जांपल लिया तो एआई को अपने ऑफिस में इनकॉर्पोरेट करना है तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है। तो सर कंपनी को सर्वाइवल मोड में रखने के लिए तो चार्जेस लेने ही पड़ेंगे। और बस सर सेवी रजिस्ट्रेशन इसीलिए लिया हुआ है ताकि मैं दायरे में रहूँ बस हर चीज़ों के। ये तो अमित, खैर आपने बड़ी अच्छी बात की कि सेवा की भावना है, बट जी। सेवे के साथ मेवा भी आता है। जी। और मेवा जब आया तभी मैं देख रहा हूँ कि आपके रिस्क के ऊपर रोलेक्स की घड़ी पहनी है। रोलेक्स हर आदमी तो पहन नहीं सकता है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच व्हाट यू वेयरिंग। छुपा तो लेता जब हूँ। सेवा करते हैं तभी मेवा मिलता है, और मेवे से ही फिर ये रोलेक्स की घड़ी आती है। जी, बट अमित, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि सेबी हैज़ डन अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, जी,
जब एक रेगुलेटर आता है और आपको रेगुलेट करता है, चेक्स करता है, बैलेंसेस करता है, तो यहाँ पे मुझे याद है कि जब सेबी की स्थापना हुई, तो उसके जो फर्स्ट चेयरपर्सन बने वो थे पेट्रोलियम सेक्रेटरी जो रिटायर हुए थे, मिस्टर रामाकृष्णन। ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब फॉर सेबी। जी। और उसके बाद फिर बाकी के भी आए, दामोदरन ऑल्सो डिड अ वेरी गुड जॉब। उसके बाद फिर कुछ IDBI के भी चेयरपर्सन बने। आई थिंक दिस लेडी इज ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अब पता नहीं उनका शायद टेन्योर खत्म होने के लिए आया है। लेकिन मैं थोड़ा सा मायूस हो गया था कि NISM का पेपर खैर मैंने भी दिया था, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैं भी करना चाहता था, लेकिन पता नहीं ऑनलाइन कभी मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा एक सेटबैक रहा मेरे को। जी। और वहाँ पे थोड़ा-सा मेरे को मायूसी आई, बट वो एक अलग बात है कि मेरे मायूसी से फ़र्क नहीं पड़ता। बट इन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में मैं देखूँ तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि सेबी एक बड़ा अच्छा रेगुलेशंस लगा रही है जी। और एक अंकुश लगाती है, और जिससे काफ़ी कंट्रोल हुआ है ये सिस्टम्स में। तो अब मेरा एक ये बताइए, लोग अक्सर कहते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा बनना इन्वेस्टिंग से ज़्यादा मुश्किल है। इस स्टेटमेंट से आप कितना एग्री करते हैं? क्योंकि मेरा सवाल आपसे बड़ा डायरेक्ट है। बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने हैं, चाहे वो पुट्स एंड कॉल्स हैं, फ्यूचर और ऑप्शंस हैं, और एक होता है डिलीवरी बेसिस के जी। ऊपर। अब मेरा आपसे सवाल दिल से, और दिल पे हाथ रख के फिर बताइएगा कि आप किस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और अपने कस्टमर्स को आप कौन सा प्रोडक्ट कहेंगे कि ये इस प्रोडक्ट में आप ट्रेड करिए? मैं बहुत ऑनेस्ट रहूँगा सर, और जैसा आप हम सब जानते हैं कि कोई भी गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुआ है यहाँ पर। इन्वेस्टिंग करना है तो ऑब्वियसली आपकी 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर आपके पास पहले से कैपिटल हो, या फिर आप पैसे कमा के उस कैपिटल को जनरेट करके इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट करो। तो अगर आप लोगों की, और मेरा ये बिलीफ है कि 99% इनफैक्ट 1 ही परसेंट लोग होते हैं जो कितना एक फिगर है ना कि 20 लाख रुपए के ऊपर भी लोग 1 ही परसेंट लोग कमा पा रहे हैं, ऐसा कोई डेटा है आई गेस। तो 20 लाख रुपए के ऊपर कमाने वाले ही सिर्फ 1% है, तो 99% लोगों के पास पैसा नहीं है। तो क्या उनको इन्वेस्टिंग करने का अधिकार नहीं है? अब इन्वेस्टिंग करना है तो कैपिटल जनरेट करने की पड़ेगी। कैपिटल कहाँ से जनरेट हो सकती है? ट्रेडिंग से जनरेट हो सकती है। लेकिन दोनों के माइंडसेट अलग-अलग होते हैं। ट्रेडर का माइंडसेट अलग होता है, इन्वेस्टर का माइंडसेट अलग होता है। ट्रेडर जो रहता है वो प्राइस एक्शन पे ज़्यादा ध्यान देता है और उसको ग्रोथ स्टोरी से मतलब नहीं होता। जो इन्वेस्टर होता है उसको ग्रोथ स्टोरी से ही मतलब होता है। ट्रेडर को करेक्शन भी एन्जॉय करता है, ट्रेडर एन्जॉय कर सकता है, और ट्रेडर बुल रन को भी एन्जॉय कर सकता है। वो दोनों बोट में सवार होके पैसे बना सकता है। लेकिन इन्वेस्टर का क्राइटेरिया अलग है। मैं आपने जैसा पूछा मैं कौन से प्रोडक्ट्स अपने क्लाइंट्स लोगों को सजेस्ट करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि आप देखिए, अगर बाज़ार को अच्छे से पार्टिसिपेट करना है तो आप लोगों को आँकड़ों की समझ होनी चाहिए। क्योंकि आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, टेक्निकल एनालिसिस कर लें, अल्टीमेटली आपके पास पोटेंशियल टारगेट नहीं है, पोटेंशियल स्टॉप लॉस डिफाइंड नहीं है, तो आप उस पोजीशन को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आप सही जगह पे प्रॉफिट नहीं बुक कर पाओगे, और अगर लॉस में जा रही पोजीशन तो सही जगह पे एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सर, मुझे लोग द मैन ऑफ ए मैजिकल नंबर्स भी कहते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे लेवल्स डिसाइड कर लेते हैं पहले से कि भाई अगर ये बुल रन है तो कहाँ तक का बुल रन है, यानी प्रॉफिट जोन बता देते हैं पहले से। और अगर वो ऐसा नहीं कि अगर से एंट्री मारी है तो सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाएगा, बाजार है, बाजार में प्लस माइनस दोनों दिखेंगे। तो लॉसेस का क्राइटेरिया भी पहले से फिक्स रहता है। तो कोशिश करते हैं हम लोग कि ट्रेडिंग से कैपिटल जनरेट करवाएं, और उसको हम प्रमोट करते हैं कि आप इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर दो जहां पर भी आपका कन्विक्शन है। इसीलिए हम लोग एक सीरीज भी चलाते हैं सर, वो एकदम निस्वार्थ भाव से है। जैसा मैंने कहा था पहले कि हम सेवा करना चाहते थे, बिना आपने जहाँ पर फिर बोला कि भाई सेवा के साथ मेवा भी आता है। तो सर हम लोग एक सीरीज चलाते हैं जिसका नाम है हर घर वॉरेन बफे, जहाँ पर हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि आपसे जो भी बन पड़े, 500 रुपये बन पड़े, 10,000 रुपये बन पड़े, 50,000 रुपये बन पड़े, आप इन्वेस्टिंग पे फोकस करो और लॉन्ग टर्म में 20, 30, 40 साल का एक विजन रखो। कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, आज को भी एंजॉय करो और फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्टिंग करके आप एक लार्ज कॉर्पस को इकट्ठा कर सको। आज सर हम में से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके या फिर पेरेंट्स ने शायद नहीं भी किया होगा, क्योंकि उस समय इतना अवेयरनेस नहीं था। लेकिन अगर किया होता, जो हम रील्स देखते हैं बहुत सारी कि भाई 10,000 रुपये विप्रो में डाल देते तो आज इतने करोड़ रुपए होते, इन्फोसिस में 10,000 रुपये डाल देते तो 160 करोड़ रुपए होते। नहीं किया था, लेकिन आज तो हम कर सकते हैं जब अवेयरनेस है तो।
तो इसीलिए कुछ अच्छे वो सीरीज़ चलाते हैं हम लोग, जहाँ पर आप लोग एक इंडेक्स फंड में ज़्यादा फोकस रहता है हमारा, क्योंकि हमने अगर लास्ट 40 ईयर्स का CAGR देखा निफ्टी का भी, जो हमारा बेंचमार्क सेट करती है इंडियन मार्केट का, तो वहाँ पर भी 14% के आसपास का CAGR है। अगर सर आप इसको भी इंटैक्ट रखते हैं और मान लेते हैं कि 50,000 रुपये भी आप इन्वेस्ट करने के अपने आप को लायक बना चुके हैं, ट्रेडिंग करके कैपिटल जनरेट करके 50 रुपये की रेवेन्यू मंथली जनरेट करके, अगर उसको इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 114 करोड़ के आसपास 40वें साल में आप इकट्ठा कर लेंगे, 100 करोड़ प्लस। तो सर आज कॉम्प्रोमाइज करके क्या हम 114 करोड़ का कॉर्पस जमा कर सकते हैं? मेरा बिलीफ है नहीं कर सकते, क्योंकि इमरजेंसी इतनी आ जाती है लाइफ में कि भाई मैंने अपने बच्चे के लिए 10 लाख 20 लाख रुपए एजुकेशन के लिए इकट्ठे करने थे, मैंने किए, बीच में मेडिकल इमरजेंसी आ गई, वो पूरा कॉर्पस खप गया, फिर आप बैक टू द स्क्वायर जीरो आ गए, फिर से आपने दूसरे टारगेट्स के लिए पैसा इकट्ठा करना चालू किया। और जब बैंक में रख रहे हैं हम, तो उसका CAGR कितना होता है? 3-3.5% मंथली ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। FDs में करेंगे तो 7-8%, हमारा इन्फ्लेशन ही उतना है। तो अल्टीमेटली आप अपने पैसों की वैल्यू को वहीं की वहीं रखे हुए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं, लोगों को यही बोलते हैं, यही बोलना चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग करके एक, यहाँ पर सर सबसे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। ट्रेडिंग में लॉसेस भी होते हैं, ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स भी होते हैं, लेकिन जिसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया वो ट्रेडिंग में विनर होता है। तो हमको सिर्फ फोकस इस पे करना है कि आप अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके साथ इमोशंस के साथ मनी मैनेजमेंट, रिस्क, लीवरेज इस्तेमाल नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, स्पेकुलेशन नहीं करना, ये सब चीज़ों को महत्व देके कैपिटल जनरेट करो अपने ट्रेडिंग की जर्नी से। और यही मैं सिखाता हूँ अपने सब लोगों को कि भैया हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते रहो। एंड आपने जैसा बोला कि इन्फोसिस नारायण मूर्ति साहब पे आप बहुत बिलीव करते हैं, भारती मित्तल साहब पे बहुत बिलीव करते हैं, उसी तरह से TCS की अगर मैं बात करूं तो TCS में भी 5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो सर सारी कंपनीज काम क्यों कर रही है? प्रॉफिट बनाने के लिए। अगर वो प्रॉफिट बनाएगी तो उसका शेयर, अगर हम शेयर होल्ड करते हैं तो उस प्रॉफिट का एंजॉयमेंट हमको भी मिलेगा। तो अल्टीमेटली 5 लाख लोग आप लोगों के लिए, हमारे लिए काम करेंगे, जो आप जहाँ पर अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो। जिन साहब, बड़ी दिल की बात कहूँगा आज दिल से। जी। आपने बड़े-बड़े नंबर्स की बात की, कुछ इसकी बात की, फिलॉन्थ्रॉपी की बात की। मैं एक दिन BBC का कार्यक्रम देख रहा था और टिम सेबेस्टियन को मैं सुन रहा था, एंड टिम सेबेस्टियन ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के किसी बड़े ब्रोकर को बुलाया और उसको पूछा कि भाई आपने क्या किया? तो उन्होंने भी बिल्कुल आपकी तरह बड़े अच्छे-अच्छे नंबर्स बताए, बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई। वो भी बड़े ब्रांडेड कपड़े पहन के आए थे, उन्होंने भी, आपने तो रोलेक्स पहनी, उन्होंने तो पैटे फिलिप्स पहनी थी। जी। तो उन्होंने कहा कि टिम सेबेस्टियन ने पूछा आपने क्या-क्या कमाया? तो उसने बड़ी-बड़ी बातें की। तो उसने कहा कि मेरे पास एक यॉट है, मेरे पास रैंच है, मेरे पास न्यूयॉर्क में घर है, मेरा कैलिफोर्निया में घर है। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई सब चीज़ें हो गई, जी। तो मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं और मेरे पास सब कुछ है। तो टिम सेबेस्टियन ने पूछा जो आपके अपने कस्टमर्स हैं जिनसे आपने ये कमाया, उनके उन्होंने पास कमाया। भी ये सब कुछ है क्या? जी। तो वो कहता नहीं मेरे पास भी नहीं है। तो मेरा भी सवाल आपको यही है कि आपने एक पोस्ट पे ये बोला कि भाई आपके जितने कस्टमर्स हैं, आपने रोलेक्स पहना, आपने डायमंड पहना, इतने इतने सॉलिटेयर का, आपके कस्टमर्स के पास भी इतनी एक्सपेंसिव घड़ियां और ये हैं। सर ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं हमारे साथ, और ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि हमारा पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता कोई क्लाइंट से, तो और हम ऐसा पूछ भी नहीं सकते, और आज तक मैं किसी से मिला भी नहीं हूँ कि अपने क्लाइंट लोगों से मिल रहा हूँ, और वो हमें अलाउड भी नहीं है एज सेबी की अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि वो पर्सनल अटेंशन देना अलाउड नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारे साथ लोग 4-5 साल से जुड़े हुए हैं और नॉन स्टॉप हमसे सर्विसेज ले रहे हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास, सबके पास होगा। यानी और एक बात की तो संतुष्टि है, गारंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बात का कॉन्फिडेंस जरूर है कि कोई पैसा खोने वाला सिस्टम बंद हो गया हुआ उनका। कमा रहे होंगे, नहीं कमा रहे होंगे, वो अलग बात है, लेकिन खो नहीं रहे होंगे पैसा। क्यों? क्योंकि हम उनको राइट डायरेक्शन पे कोशिश करते हैं कि वो हमेशा राइट डायरेक्शन फॉलो करें। यानी जैसे बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर्स रहे हैं, वो कहते हैं ट्रेंड इज़ ए फ्रेंड, और हमारी मेजर कोशिश ये रहती है कि जो भी हम लोगों के साथ जुड़ रहा है, वो ट्रेंड को फॉलो कर पाए। जैसा अब आपने बोला कि जैसे उन्होंने कुछ खोया नहीं, जी। आप मेरी बात से तो बड़ा सहमत होंगे, वन मैन्स प्रॉफिट इज द अदर मैन्स लॉस। राइट।
अब इस बाजार में कई लोगों का मानना है कि बाजार एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, मतलब रोज ऊपर ऊपर जाए तो फिर खीर खाएंगे, रसगुल्ले खाएंगे, पार्टी करेंगे, शैंपेन की बोतल खोलेंगे। लेकिन जैसे ही बाजार नीचे जाता है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कईयों को हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, जी फिर ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते हैं। तो आप मेरी एक बात से तो सहमत होंगे कि बाजार एक डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। बाजार को गिरना भी बड़ा जरूरी है। तो दैट मीन्स सम इवेंट हैज टू टेक प्लेस इन द वर्ल्ड, जी कि जिस इवेंट की वजह से ये बाजार गिरेगा, जी बाजार अगर नीचे गिरेगा तो दैट मीन्स यू हैव टू गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू पीपल टू गेट इनटू द मार्केट। यस न्यू अपॉर्चुनिटी, जब आप नए लोग, मेरा कहने का मतलब, मैं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि नए बुद्धू इस बाजार में आएंगे, लेकिन न्यू कस्टमर्स जब इस बाजार में आएंगे तो ओल्ड कस्टमर्स भी तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यस तो दैट मीन्स वन मैन्स प्रॉफिट इज द अदर मैन्स लॉस। तो ऐसा मानना कि हर आदमी इस बाजार से कमा के जाता है, मैं इस बात से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं भी नहीं करता सहमत इससे। और जैसे आपने एक वो एग्जाम्पल बताया वॉरेन बुफे का, मेरा ऐसा मानना है जैन साहब, वॉरेन बुफे पूरे वर्ल्ड की 8 बिलियन पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही बना वॉरेन बुफे। जी प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी? बहुत कम। तो मेरा ऐसा मानना है कि, और आप मेरी बात से सहमत सर, होंगे। एज फैक्टर भी तो कंसिडर उनको फेवर में चला गया उनके, किसके? वॉरेन बफे साहब के। देखिए, मैं एक मानता हूं कि उन्होंने वैल्यूज को लेते हुए जिस कंपनीज में भी उन्होंने वेटिंग बहुत इन्वेस्ट डाला। किया, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया। मैं आपको बताऊं, जब सुनील भारती मित्तल, जब मैं आपसे बात कर रहा था रिकॉर्डिंग से पहले, आपने ऐसे ही कुछ जिक्र किया कुछ कंपनीज के बारे में। जब हम सुनील भारती मित्तल की बात कर रहे थे, तो जब ये लिस्टिंग हुआ तो उस जमाने में मेरे ख्याल से वॉरेन बुफे तो लिस्टेड नहीं थे उनकी कंपनी में। जी देयर वाज अनदर वेरी नोन पर्सनालिटी जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया था, एंड ही मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। जी लेकिन आप एक चीज मानिए, जिन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया वो 8-10 साल रुके उस कंपनी में। 8-10 साल रुकने के बाद प्रॉफिट उन्होंने बुक किया। जी तो इसका मतलब 8 से 10 साल आपका वेटिंग पीरियड रहा, पेशेंस रहा। लेकिन ऐसे, जैन साहब, आदमी सिर्फ फिंगर टिप्स पे आप काउंट कर सकते हैं हु हैव मेड बिलियंस एंड मिलियंस आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट। जी तो जैसे टिम सेबास्टियन बोलते हैं, उनके पास ही था। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का मेरा ऐसा मानना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लूज मनी और दे मेक मनी इन द मार्केट। ये मेरा सवाल है। सर, लूज करने वाले ज्यादा हैं क्योंकि लालची भी ज्यादा है, पहला। और दूसरा, आपने जैसा कहा कि उन्होंने होल्ड किया 10-10 साल कम से कम, तो सर कंपाउंडिंग बेनिफिट ही मेरी मेरी परिभाषा में 7-8 साल के बाद एक्टिव होता है। आज आप 3-4 साल के लिए कहीं इन्वेस्टेड हैं तो वो मेरे हिसाब से तो मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। लोग आजकल मैं देखता हूँ सर, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे इस तरह से बोलते हैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं इसको, कम से कम साल 2 साल का नजरिया रख सकते हैं। सर, साल 2 साल के नजरिए को लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन में डाल ही कैसे सकता है कोई? तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप लालच का बीज बो रहे हैं दूसरों के अंदर। तो लालच एक वजह है जिसकी वजह से ज्यादा लूजर्स है मार्केट में। तो लालच को अगर एलिमिनेट कर लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया और सीख गए, मार्केट को सीखना बहुत ज़रूरी है। सर, मेरा बिलीफ है कि एक जिनसे मैंने मार्केट सीखा है, वो सर डी लर्निंग प्रोसेस से जाना चाहते थे, उनको इतना आता था। तो उन्होंने लर्न किया था तभी तो वो डी लर्निंग प्रोसेस से जाना चाहते थे। तो अगर मार्केट में भी, मेरे ख्याल से आपने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, जिस हिसाब से आपको कंपनीज़ का माइक्रो लेवल पे नॉलेज है, तो मुझे लगता है कि एक टाइम आपको भी ऐसा लगेगा कि यार अब मैं थोड़ा-सा डी लर्निंग प्रोसेस से जाना चाहता हूँ। मुझे याद है, अमित, जब मैं भी टीवी के प्रोग्राम्स करता था तो उस ज़माने में जैसे टेक्निकल एनालिसिस आते थे तो कई जगह बोलते थे यहाँ पे स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है, जी। स्ट्रक्चर बड़ा वीक है। तो इन शब्दों का जब इस्तेमाल होता था तो मैं अपने मन में एक जवाब देता था कि क्या टाटा का स्टील का कोई खंबा वहाँ पे लगाया हुआ है कि स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है, कि एसीसी का सीमेंट लगाया हुआ है कि मतलब अब यहाँ पे कोई धुलाई नहीं होगी और यहाँ पे कोई बाढ़ नहीं आएगी। जी। तो ये जो जार्गन शब्दों का जो इस्तेमाल होता है ना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस मार्केट में होता है। और ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि टेक्निकल साइड से ये जो चार्ट देखते थे जी। कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है, स्ट्रक्चर बड़ा वीक है, तो मैं तो खैर इस बात में विश्वास नहीं करता था। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसा फिर और एक इसमें ये होता था कि कई लोग एवरेजिंग की सलाह देते थे कि आप एवरेजिंग करिए। मैं बार बार लोगों को बोलता था, बॉस ये एवरेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा गलत है, सस्ती हो ही क्यों रही कोई चीज़? क्योंकि आप एवरेजिंग कर ही नहीं सकते। देयर इज नथिंग लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेजिंग। जी। यानी बाजार अगर आपका गिरा और आपने 200 रुपए में कोई शेयर खरीदा, अब वो 200 रुपए से 150 रुपए पे आया, तो अब आपको ये सलाह दी जाएगी कि अच्छा आप इसको एवरेज कर लो।
फिर वो शेयर 150 से 100 पे आया, फिर एवरेज करो, फिर वो 100 से 50, कितनी एवरेजिंग करोगे? जी, आपकी कितनी ही एवरेजिंग करने के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ जो एक्विजिशन है, जो आपने इनिशियल दी है, वो आप कभी उस पे आ ही नहीं सकते नहीं हो। आ सकते। तो दैट इटसेल्फ मीन्स कि ये जो एवरेजिंग की जो कॉन्सेप्ट है, यही गलत है। जी, लेकिन मैंने ये अपनी अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि लोग सरासर झूठ बोलते थे जी। कि एवरेजिंग करो। सर एक लॉजिक है यहाँ पर भी, अगर कोई चीज़ 200 की 100 हो गई है, तो टूटी तो 50% है वो, हुँ। लेकिन उसको बढ़ने के लिए 100% रिकवरी देनी पड़ेगी। तो ये हमें एज़ ए इन्वेस्टर और एज़ ए ट्रेडर खुद से पूछना चाहिए कि पहली बात तो ये 50% अगर टूटी है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। कोई भी भाव किसी को भी सस्ता मिलने के लिए ऐसे बैठा नहीं है कि भाई आप आ जाओ मैं सस्ता हो गया हूँ खरीद लो, वापस 200 हो जाऊँगा। तो 100 से 200 के लिए उसको 100% की जर्नी को वापस से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एवरेजिंग इसीलिए मेरे ख्याल से मेरा भी ये लॉजिक है कि एवरेजिंग इज़ एनिमी ऑफ द ट्रेडर और इन्वेस्टर। तो एवरेजिंग पे बिलीव नहीं करना चाहिए, कट द लॉसेस, एग्जिट द मार्केट, लुक फॉर द अनदर अपॉर्चुनिटी। जैसा एक बात बताइए, अरविंद मफतलाल जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था एंड उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ बिकॉज़ ही वाज़ द ओनली मैन, द फर्स्ट मैन जी, टू पुट अप अ क्रैकर इन इंडिया इन थाने बेलापुर। और उनकी कंपनी थी नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, व्हिच इज़ इन शॉर्ट में उसको कहते थे नोसिल। फिर उसकी कुछ सब्सिडरी कंपनीज़ होती थी, पॉली ओलिफिन्स, अब वो सब कंपनियाँ बंद हो गई। जी, अब हुआ ये कि कुछ एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से उनको एक्सपेंशन करना था। ही वांटेड टू एक्सपैंड, बॉम्बे बहुत फास्ट एक्सपैंड हो रहा था, थाने में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा था, तो वहाँ पे उनको एक्सपेंशन के लिए उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला नहीं। ओके, उन्होंने ये कहा कि नहीं, मुझे एनवायरमेंटल क्लियरेंस यहीं के लिए चाहिए, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा। तो उसमें ये हुआ कि वो भी बूढ़े हो गए थे। उसके बाद फिर जब एजिंग हुई, उसके बाद बॉम्बे तो फास्ट एक्सपैंड हो रहा था, तो उनको क्लियरेंस ही नहीं मिला। राइट, उसके बाद फिर ये हुआ कि कोई नेक्स्ट था नहीं, तो सम ऑफ द अदर वो, अच्छा फिर हुआ ये कि इथिलीन ऑक्साइड बनाते थे वो। इथिलीन ऑक्साइड वो, और मेरा ऐसा मानना है कि आईपीसीएल केम इन मच लेटर। बड़ौदा में जो आया वो सेकंड प्लांट आया क्रैकर का। आईपीसीएल को तो बाद में रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया था। जी, तो जब ये इथिलीन ऑक्साइड बनाते थे तो मुझे याद है अमित, इथिलीन ऑक्साइड की बड़ी शॉर्टेज होती थी और डीओ बनते थे और प्रीमियम पे बिकता था, क्योंकि ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ शॉर्टेजेस में ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट होगा, प्राइस तो बड़ी हाई रहेगी। राइट, तो खूब पैसे बनाते थे क्योंकि माल प्रीमियम पे बिकता था, तो देयर वाज अ हाई प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द कंपनी। डिमांड ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी डिमांड, सप्लाई कम थी। सप्लाई कम थी। उसको ये देखते हुए धीरूभाई ने जब ये देखा तो उनका पातालगंगा में जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आया, उन्होंने कहा कि मैं बड़ा ह्यूज प्लांट लगा रहा हूँ। जी, और वो ह्यूज प्लांट आने के बाद जब कैपेसिटी इतनी हुई कि सरप्लस कैपेसिटीज आपने क्रिएट की, तो उसके बाद हुआ ये कि नोसिल फिर अल्टीमेटली बंद हो गई। ओके, नोजिल बंद हो जाने के बाद अरविंद मफतलाल जी के तो आई मीन ही इज़ नो मोर, उनका भी डिमाइस हो गया। मुझे याद है फिर अब आज की डेट में वो सिर्फ रबर केमिकल्स बनाते हैं और आप इस बाजार में 20 साल से हैं। जी, मैंने नोसिल की प्राइस मूवमेंट, जब आपका पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बंद हो गया और आप खाली रबर केमिकल्स बनाते हैं, हमें 3 रुपए से ये शेयर मैंने 300 रुपए तक जाते हुए देखा है। इसकी मैंने मूवमेंट देखी है नोसिल की, फ्रॉम 3 रुपीज़ टू 300 रुपीज़। जी, एबनॉर्मल मैंने इसकी प्राइस राइज देखी है फ्रॉम 5 रुपीज़, मतलब 30 रुपए से ये 300 रुपए तक गया। मतलब कैन यू इमेजिन, 10 टाइम्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रबर केमिकल्स। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस बाजार में 20 ईयर्स से आप बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं भाई, अगर आप रबर केमिकल्स ही तो बना रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन रबर एप्लीकेशन में जा रही है। जी, अब उस केमिकल में कोई गोल्ड की कोटिंग तो नहीं हुई है कि अच्छा भाई उसमें से मैं गोल्ड एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरा बहुत प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये जो बाजार, जो ये जो मार्केट इंटरसेक्ट होता है इस प्राइस पे कि 3 रुपए से 300 रुपए के ऊपर, इसके ऊपर बताइए क्या है। सर 3 रुपए से 30 रुपए, ये तो 300 रुपीज। 300 रुपीज़। सर ये तो अभी जो मार्केट में अभी देखिए हम लोग इसके 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो प्योर डेवलपमेंट बेस्ड यानी डिमांड बेस्ड और फ्यूचर ग्रोथ बेस्ड, और एक पंप एंड डंप जो चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है, फ्यूचर अच्छा है, जैसे अभी हम सब जानते हैं कि एनर्जी सेक्टर, एआई सेक्टर और ग्रीन एनर्जी पे बहुत फोकस है अभी हमारा, पब्लिक भी एक्सेप्ट कर चुकी है और गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट करना चाहती है। तो अगर इस तरह की डिमांड कोई है तो हो सकता है सर 3 का 30 और 30 का 300। लेकिन अगर पंप एंड डंप वाला सीन है तो हमें वहाँ पर आइडेंटिफाई करना चाहिए, कर भी सकते हैं। जैसे आप कुछ रेशियो एनालिसिस होती हैं, आप पी रेशियो भी देख सकते हैं उसका, भाई इंडस्ट्री पी क्या है
और उस स्पेसिफिक स्टॉक का पीई क्या है। तो मेरा तो ये बिलीफ है सर, अगर उसकी ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, उसके फ्यूचर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उसकी ऑर्डर बुक अच्छी है, तो ये 3 का 30 और 30 का 300 भी हो सकता है। आपकी क्या प्रोस्पेक्ट है इसमें? नहीं अमित, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करूंगा आपसे, क्योंकि जब आपने पी की बात की तो आप ये कहते हैं कि पी इज मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। जी। मार्केट प्राइस इटसेल्फ ही बिल्कुल आपको ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं देता है कि मार्केट प्राइस तो आपने कुछ भी हो सकती है, क्योंकि आप उसकी प्राइस को इफेक्ट कर सकते हैं, आप उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको इफेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब उसमें कोई आपको ट्रू रिफ्लेक्शन उसकी मिलती नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी वही है कि आज की कंपनीज में कई कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन में जा रही हैं, टोटल नंबर ऑफ आपके जो टोटल इक्विटी शेयर्स है आप उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी आपको कोई मतलब ट्रू रिफ्लेक्शन देता नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं, बट फिर अल्टीमेटली मैं एक ही कंक्लूजन ड्रॉ करता हूं मैं, इट इज द मार्केट फोर्सेज विच विल डिटरमिन द प्राइस, दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई विल डिटरमिन द एक्सेप्टेड प्राइस। बाय द इन्वेस्टर। हाँ, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे सट्टा चल रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अमित सट्टा भी अगर चल रहा है तो दैट मीन्स देयर इज डिमांड फॉर इट, डिमांड ऑब्वियसली। और सप्लाई कम है, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उस प्राइस के ऊपर वो हाई प्राइस पे इंटरसेक्ट हो जाती है। लेकिन अमित, मेरा ऐसा भी मानना है कि टू फास्ट ग्रोथ इन टू शॉर्ट टाइम में कई कंपनीज इंडिया में डिस्ट्रॉय भी हुई। यस जैसे फॉर एग्जांपल, सर, अगर कोई स्टॉक, यूजुअली मेरा ये समझना है कि अगर कोई स्टॉक 2 ढाई 3 साल 4 साल को डिस्काउंट करके चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो अगले 10 साल 20 साल को पहले से डिस्काउंट करके चलना चाहता है तो वो गलत है। तो जैसा आपने कहा कि बहुत जल्दी अगर कोई स्टॉक की ग्रोथ हो रही है तो वो ऑब्वियसली अगले 10-20 साल को इनकॉर्पोरेट आज से करना चाहता है, और उतना तो सर किसी को भी कुछ नहीं पता होता है। आपके जो कस्टमर्स हैं, आपने कभी एक दिन में अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से बड़ा लॉस फेस किया, तो जैसे उसमें मतलब आपके कस्टमर्स ने फेस किया, तो ऐसे मोमेंट्स में आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं फिर? सर मेरा ना एक लॉजिक है कि अगर बहुत बड़ा पैसा कभी बन जाए मार्केट से तो भी बाजार से दूरी बना लेनी चाहिए, और बहुत बड़ा मुनाफा हो जाए तो भी बाजार से दूरी बना लेना चाहिए। दोनों केस में एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर गलतियां करता है। अगर वो पैसे बनाया हुआ है तो चाचा चौधरी बनना चालू कर देगा, फिर उसको सब अच्छा लगने लगेगा। जो वो सोचेगा उसको लगेगा ये मेरे हिसाब से चलेगा, पैसे खोने की संभावना को अपने पास न्योता देगा, इनफैक्ट आ बैल मुझे मार। दूसरा, अगर पैसा लॉस करा है तो वो रिवेंज ट्रेडिंग में जाएगा, यार मेरा लॉस कैसे हो गया। तो अगर सर कभी कोई लॉस होता है बड़ा, तो सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट करो खुशी खुशी, लॉसेस को कट डाउन करो, और उसके बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, गलतियों को आइडेंटिफाई करके, उस पे काम करके, थोड़ा समय लेके वापस से मार्केट में पार्टिसिपेट करो। कैपिटल को इंटैक्ट करने का सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि मैं अपनी कैपिटल को इंटैक्ट रख लूं। अगर आपने ये जहन में रखकर अपने मार्केट को पार्टिसिपेट किया है तो शायद बड़े लॉसेस होने की संभावनाएं भी कम हो जाएगी। बने हुए पैसे से अगर कुछ नुकसान हो गया है तो एक अलग बात है। अमित, जैसे आपने जब आईटी की बात की, आईटी में मैंने जैसे कई कंपनीज देखी जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जी फॉर एग्जांपल माइंडट्री, जी आपको मैं इसकी एक बड़ी अच्छी कहानी बताता हूँ, और इसके ऊपर मैंने किताब पढ़ी थी, बिकॉज दिस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय टू पीपल, वन वाज अशोक सूटा एंड द अदर वाज सुब्राटो बागची। ओके अशोक सूटा तो विप्रो में थे और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, आई थिंक ही वाज द एमडी ऑफ विप्रो, और उस जमाने में विप्रो वाज वन ऑफ द सबसे हाई प्राइस थी। और अमित, आप मानेंगे कि अजीम प्रेमजी बिकेम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जी और वो इसलिए क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस मेड हिम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो वहाँ से जब उन्होंने विप्रो छोड़ी तो वहाँ से डीसीएम डेटा प्रोडक्ट्स में ये सुब्राटो बागची काम करते थे। जी इन दोनों की जब इन्होंने ये माइंडट्री सेटअप की, माइंडट्री भी बड़ी अच्छी कंपनी बनी, और सुब्राटो बागची की जो मैंने उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी तो मैं बड़ा एनवर्ड हुआ, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। इनके फादर फॉरेस्ट में काम करते थे, फॉरेस्ट रेंजर थे, तो उनको वहाँ पे काम के लिए जीप दी हुई थी। तो जीप देने के हुए जो ड्राइवर गाड़ी चलाते थे, तो उनके जो फादर थे वो अपने बच्चों को और खासकर सुब्राटो को बोलते थे कि यू कैन नॉट एड्रेस हिम एज ड्राइवर, आपको उनको अंकल ही करके एड्रेस करना है। तो ये एक संस्कार उनको सुब्राटो बागची ने दिए। जी सुब्राटो बागची ने अपने इसमें किताब में लिखा है कि वो जो जीप होती थी, हम स्टेशनरी जीप के अंदर बैठते थे, खाली स्टीयरिंग को हिलाते थे, और एक वो जैसे वो होता है ना अपने पायलट्स को, वो जो ट्रेनिंग होती है उनकी,
कि हम्म। आपका वो होता है ना, वो आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, उसमें आप वो आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि आप हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो वो वैसे आप वो कहते थे कि हम जीप ऐसे ही चलाते थे। हम्म। तो फादर कहते थे ये जीप आपके घूमने के लिए नहीं, ये ऑफिशियल इसके लिए है। तो मिसयूज कभी उनके फादर ने उनको करने नहीं दिया। जी। तो बड़े अच्छे उनको संस्कार दिए, बड़े हार्डशिप से वो ऊपर आए और डीटीएम डेटा प्रोडक्ट्स में आए, बड़ी हाई पोजीशन की और माइंड ट्री को एक लेवल पे लेके गए। एंड देन अल्टीमेटली माइंड ट्री वाज बॉट ओवर बाय एल&टी। जी। और उसके बाद वहाँ पे भी अशोक सूटा रुके नहीं। अशोक सूटा ने फिर तीसरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की, एंड आई थिंक द थर्ड कंपनी वाज हैप्पीएस्ट माइंड। यस, एंड आई हैप्पीएस्ट थिंक माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड का भी बहुत अच्छा यस, प्राइस है। परफॉर्म, यस। तो आई थिंक दीज ये जो कई मार्केट्स में ये जो केसेस है ना, हमें दीज आर एक ये ट्रेंड सेटर्स हैं। जी। और पर्टिकुलरली जब आप बात करते हैं आईटी की, आप बात कर रहे थे कि नारायण मूर्ति अगर अपनी कंपनी के शेयर्स को कंप्लीट मल्टीप्लाई करे, ही इज़ द रिचेस्ट मैन। आज उनका जो अपना वर्थ है, जी। और एक जगह पे आया भी कि उनकी जो बेटी है, जब ऋषि सुनक से साथ उनका विवाह हुआ और जो अमाउंट ऑफ शेयर्स उनके पास है, अगर आप उसको मार्केट प्राइस में बेचें तो शी इज़ रिचर देन इवन प्रिंस चार्ल्स। यस। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उस दिन मैं एक कार्यक्रम देख रहा था कि उसमें कुछ फेलिसिटेट कर रहे थे रतन टाटा जी को उनके देहांत से पहले। जी। और तबीयत काफ़ी ख़राब थी रतन टाटा जी की। तो स्टेज के ऊपर आप मानेंगे, नारायण मूर्ति जैसे व्यक्ति ने उनके दोनों पैरों को हाथ लगा के झुक के नमस्कार किया और उनको ये रिस्पेक्ट दी। तो सर, आप जब मैं आपसे मिला था बाहर, जब मैं आपके पैर छूना चाहता था तब आपने मना क्यों किया? देखो यार, मैं रतन टाटा नहीं हूँ। नहीं सर, ना रतन सवाल टाटा वाली सवाल बात ना नहीं है। ना वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं ये कहता हूँ, मैं हमेशा बाज़ार में हमेशा हर बिज़नेसमैन को ये कहता हूँ कि हू इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट रतन टाटा? हर आदमी अपने लिए जीता है। जी। हर आदमी अपने लिए जीता है, शो बिज़नेस करता है, करोड़ों रुपए अपने फंक्शंस में खर्च करता है। वो उसका अपना पैसा है, वो कुछ भी करे। लेकिन दूसरों के लिए वो जिए। और मैं तो इतना एनामर्ड था उनकी लाइफ स्टोरी से कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मैं बताऊं आपको, अमित, पीपल हैव द नोशन बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल टाटास का है। जी। नो, नॉट एट ऑल। इट इज़ ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक कमीशन का है, वो एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उनका ये हॉस्पिटल है। लेकिन उनकी वो चैरिटी करते हैं। और चैरिटी टू द एक्सटेंड कि एक आदमी 300 करोड़ 400 करोड़ का चेक साइन करके देता है। जी। और मेरी मदर को भी कैंसर था, तो मुझे याद है उस ज़माने में वो 50% एयर का टिकट आपको स्पॉन्सर करके देते थे पेशेंट को। पेशेंट्स को, कि जो आते थे। जी। और उसके बाद अगर कोई रेलवे से आता था तो उसको भी वो 50% कहते थे कि 50% हम देंगे। जितनी भी कैंसर की जो ड्रग कंपनीज है, वर्ल्ड की फेमस कंपनीज, जब अपने ड्रग्स बेचती है तो वो कहती है दे वेरी एक्सपेंसिव ड्रग्स, एक एक इंजेक्शन 1-1 लाख रुपए का है। तो वो कहते थे कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो आपकी है उसमें से कम कर दीजिए। तो उसमें से समझो अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30,000 रुपए है, वो कम कर दीजिए, तो 70,000 का इंजेक्शन आप डायरेक्टली वो बेनिफिट उसको दीजिए। पेशेंट को पास ऑन कर दीजिए। कौन सा बिजनेसमैन ये करेगा? राइट। कोई नहीं करेगा। जी। तो आई थिंक मेरा सवाल हमेशा, जब मैं स्टॉक मार्केट में लोगों से मिलता हूँ, तो हर आदमी कहता है कि ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट रतन टाटा? और आप मानेंगे, इस बाजार में मैं पिछले 37 साल से हूँ। अजीम प्रेम जी ने जो काम किया है, बहुत ज़बरदस्त। एचसीएल के शिव नाडर, सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को। तो आपका लॉजिक ये है कि जिन्होंने भी ग्रेट काम किए हैं, उन्हीं के सिर्फ पैर छूने चाहिए। मेरा लॉजिक ऐसा है कि सर, एक तो पहला सम्मान है, जो हमें देना ही चाहिए। एक एक मेंटर हैं, सीनियर हैं, इंडस्ट्री में पुराने हैं, तो एक सम्मान तो हमेशा रहना चाहिए और वो हमारी भारतीय संस्कृति का एक पार्ट भी है। मेरा यहाँ पर सर एक और है कि जब भी हम अपने से बड़ों का जिनका सम्मान करते हैं, अपने परिवार में हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, अगर हम उनके पैर छूते हैं, तो उनके मुँह से एक शब्द निकलता है सर, खुश रहे। वो कब किसका कौन-सा शब्द किसी के लिए वो फलीभूत हो जाए, वो हमें नहीं पता होता। लेकिन मैं एक बात कहूँ अमित, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में आप जाओ, जी। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। कि आपको नेचर ने दिया, जी। यू हैव टू पे बैक द नेचर। राइट। तो ये जो काम रतन टाटा ने किया या अजीम प्रेम जी कर रहे हैं, इन्होंने जी। किया, शिव नाडर ने किया,
ऐसे बहुत लोग हैं जो ये ऐसा काम कर रहे हैं। जी। मैं तो सिर्फ कुछ ऐसे नाम गिनवा रहा हूँ। जी, ऐसे बहुत सारे तो ऐसे सीक्रेट बहुत लोग हैं हिडन अपने-अपने स्टार हैं। तरीके से, ऐसे हिडन स्टार्स हैं जो अपना यस। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई वाज़ सरप्राइज़ कि एक दिन मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में एक्टर अक्षय कुमार ने कुछ 25 करोड़ का कुछ चेक दिया। तो ये जो आपने पैसा कमाया सोसाइटी से, सोसाइटी के लिए आपने क्या किया, तो यू हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी। तो आई थिंक ये एक मूवमेंट है जो शुरू हो रही है, धीरे-धीरे कैचअप होगी और उसके बाद आई थिंक बहुत इन कुछ लोगों का अच्छे लॉजिक चेंजेस सर आ रहे सीधा हैं। एक ही रहता है। मेरे चाचा जी मुझे कहते हैं, अंकल कहते हैं, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। तो ये लोग सब अपना काम करते चले जा रहे हैं। सोसाइटी के टुवर्ड्स जो पेबैक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन्होंने समझ ली है, वो कर रहे हैं। ये जो मेरा एक सवाल है, एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर के माइंडसेट में सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल डिफरेंस क्या होती है? इन्वेस्टर और ट्रेडर, हुँ, सर इन्वेस्टर जो होता है, ये इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करता है और ट्रेडर को उससे मतलब नहीं है। ट्रेडर तो करेक्शन आएगा उसको भी एंजॉय करके पैसा कमा सकता है और बुलिश मार्केट चल रहा है तो उसको भी एंजॉय कर सकता है। तो ओवरऑल सर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अगर अभी जैसे इंडिया की चल ही रही है कोविड आफ्टर कोविड, तो मुझे लगता है ट्रेडर्स हमेशा चाहेगा कि बुल रन कंटिन्यू रहे और ट्रेडर को कोई मतलब नहीं उससे कि बुल रन है या बेरिश ट्रेंड है या फिर बाजार कैसा है। माइंडसेट का सबसे बड़ा डिफरेंस है सर। दोनों के माइंडसेट अलग-अलग होते हैं। अमित, मुझे याद है जब जामनगर में धीरूभाई तो ज़िंदा थे, जी, तो जब पहली रिफाइनरी आई 30 मिलियन टन्स की, तो वो तो गुजराती बात करते थे, इंग्लिश नहीं बात करते थे। तो उन्होंने अपने जो बेस्ट ऑफ द पीपल थे उनको बोला कि भाई आई वांट द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। जी, तो बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी के लिए फिर उन्होंने बेक्टेल्स को बुलाया, विच इज़ इंजीनियर्स इंडिया। तो जब ये सारी कंपनीज आई, डिस्कशन हुआ, तो वहाँ इंटरप्रेटर थे, लेकिन बड़े हार्ड टास्क मास्टर थे, बिजनेस उनके ब्लड में था। जी, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ उन्होंने ये की कि अब आपको 30 मिलियन टन्स की रिफाइनरी लगानी है, आप कोलैबोरेटर को बुलाते हैं, उनसे टेक्नोलॉजी आप ले रहे हैं, तो यू हैव टू बी अ हार्ड टास्क गाय। उन्होंने एक चीज़ गुजराती भाषा में बोली कि जब आप मेरी रिफाइनरी 30 मिलियन टन्स की लगा रहे हैं, ग्रास रूट रिफाइनरी द लार्जेस्ट, जी, तो मेरे को उन्होंने गुजराती में बोला, जिसका मैं इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि माय रिफाइनरी शुड हैव अ हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी and my refinery should be in a position to take in complex kind of crude. ओह! तो उनका बड़ा सिंपल सा ये था, कोई केमिकल इंजीनियर नहीं थे। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड में 2 प्रकार के क्रूड होते हैं, एक स्वीट क्रूड और एक दूसरे क्वालिटी का क्रूड। यस, स्वीट क्रूड होगा वो प्रीमियम प्राइस पे बिकेगा। उन्होंने कहा जब यार कोई भी क्रूड हो, चाहे मतलब इंफीरियर क्वालिटी का क्रूड हो, हमें जाना तो रिफाइनरी में है ना रिफाइनिंग के लिए। उन्होंने कहा मेरी रिफाइनरी इस तरीके से डिज़ाइन करो कि मैं सबसे सस्ता क्रूड लूँगा, लोएस्ट क्वालिटी का। हुँ, अल्टीमेटली जाना रिफाइनरी में, मैं उसको रिफाइन करूँगा। तो मेरी रिफाइनरी को इस तरीके से रिफाइन करूँगी जिससे मेरे ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को वो जो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ क्रूड है वो मेरे को डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। राइट, प्रीमियम क्वालिटी ऑफ क्रूड विल ऑलवेज फेच अ प्रीमियम। हुँ, तो वो मैं क्यों उसको खरीदूं और उसको मैं ये करूं। बराबर है। तो ये जो थिंकिंग है, विज़नरी ये थिंकिंग। विजनरी थिंकिंग है। उस इंसान को मैं सैल्यूट करता हूं, जी, धीरूभाई को। जी, आप ये मानिए कि जब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं, एयरपोर्ट पे अच्छा, और यहाँ पे कहानी शुरू नहीं होती है। जब उसके बाद डील हुई तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी रिफाइनरी ये स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप एग्जीक्यूट करके देते हैं तो फिर तो बोनस क्लॉज है, और अगर नहीं करते हैं तो फिर देयर विल बी अ पेनल्टी क्लॉज। बिल्कुल वाटर टाइट एग्रीमेंट होगा। यू विल नॉट बिलीव इट, बेक्टेल सेड विल गो बैक, विल डिस्कस इट विद द सीनियर्स एंड देन विल गेट बैक टू यू। और उसके बाद फिर आए, उन्होंने कहा हम करके देंगे, और जो स्टिपुलेटेड जो मेंशन टाइम था उससे पहले उन्होंने रिफाइनरी डिज़ाइन करके उनको दी और बोनस क्लॉज लेके गए। वॉव! सो ये जो निगोशिएशंस होती है ना, हार्ड टास्क, और मेरा ऐसा मानना है कि उनके बेटे भी बिल्कुल वैसे ही हैं। ही इज ऑल्सो अ हार्ड टास्क मास्टर, नोज हाउ टू डू बिजनेस। और एक चीज मेरे को ये बताइए कि आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप बात करते हैं टाटास की, बिरलास की, हम बात करते हैं अडानीज की, हर बिजनेसमैन, क्योंकि आप इस बाजार में 20 साल से है, मैं इन बिजनेस हाउसेस को बहुत सुपीरियर मानता हूँ, इज ओनली फॉर द रीजन ये सक्सेसफुल, हर बिजनेसमैन को बेनिफिट हर गवर्नमेंट से मिलता है। जी,
जब तक आपको बेनिफिट कुछ अगर आपको नहीं ये ना मिले तो आपका नहीं बिजनेस चल नहीं सकता। नहीं यू चल हैव टू सकता। हैव द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एनवायरमेंट गवर्नमेंट का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है जी और गवर्नमेंट हर बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है, लेकिन 100 नाजायज सपोर्ट नहीं करेगी। 100% अग्रीड। तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कुछ बिजनेस हाउसेज हैं, चाहे रिलायंस हैं, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, अडानीज हैं, इन्होंने अपने बिजनेस एक्टिविटीज को अलाइन किया है गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट से, गवर्नमेंट पॉलिसीज से। यस हर बिजनेसमैन वो थिंकिंग नहीं रख सकता है और तभी वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। जी आपको मैं बताऊं, बॉम्बे के एयरपोर्ट से जब मैं एयरपोर्ट पे आता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, मैं अपने बेटे को भी बोलता हूँ, वहाँ पे ऐड दी होती है टोटल की, विच इज़ अ फ्रेंच कंपनी, जी और टोटल इज अ पार्टनर विद अडानी इन देयर एनर्जी बिजनेस, और जी उसके ऊपर लाइन दी होती है टोटल एनर्जी सॉल्यूशंस टू द वर्ल्ड। ओके कितने बिजनेसमैन इंडिया में बिजनेस करते हैं, किसने सोचा कि टोटल के साथ मैं जॉइंट वेंचर करूं? तो वही बिजनेसमैन सक्सेसफुल होता है जो ये ऐसी थिंकिंग रखता है और ये ऐसी विजन रखता है। राइट आप मानते हैं मेरी बात जी से? 100%। जी जी 100% सहमत हूँ। अच्छा, ये बताइए, पावर सेक्टर में मेरा सवाल है आपको कि मेजॉरिटी में कई जब लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है जी और गवर्नमेंट सेक्टर, तो यहाँ पे आपकी क्या अपनी राय है? सर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, सर ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में जो हैं, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर मेरे हिसाब से ज़्यादा सुपीरियर देन गवर्नमेंट सेक्टर। और गवर्नमेंट में सर एक तो थोड़ा सा रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी मार्केट में आ रहा है वो चाहता है कि मैं रैपिड ग्रोथ करूँ इस मार्केट में, और वो गवर्नमेंट सेक्टर में कंपैरेटिवली पॉसिबल नहीं जितना प्राइवेट सेक्टर में पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से तो प्राइवेट सेक्टर इज एनी आई मीन सुपीरियर देन गवर्नमेंट सेक्टर। व्हाई? बिकॉज ऑफ ट्रेडर आई मीन इन्वेस्टर्स रिटर्न एक्सपेक्टेशन। लेकिन मैं अगर फंडामेंटली अगर उसको देखूं तो फंडामेंटल की इससे आई थिंक यू विल एग्री टू मी, 1975 में एनटीपीसी इनकॉर्पोरेट हुई, यस नेशनल थर्मल पावर जी कॉर्पोरेशन। उनके जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स आए सारे कोल पिट्स के ऊपर आए, वेदर इट वाज रामागुंडम, तालचर, सिंगरौली, फरक्का, और सारे मेगा प्रोजेक्ट्स थे। एंड यू जी नॉट बिलीव इट, 1975 से लेके 1990 तक सारे प्रोजेक्ट्स एनटीपीसी ने लगाए। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को ऐसा लगा कि हमें बिल्कुल निगलेक्ट किया गया, और 90 के बाद फिर उन्होंने आवाज़ उठाई, गवर्नमेंट के पास गए कि भाई पूरा कंसंट्रेशन एनटीपीसी के पास है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स तो बिल्कुल डाइवर्ट किए जा रहे हैं, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। एंड यू नॉट बिलीव इट टुडे अतुल, अमित, अगर आप इनकी जनरेशन कैपेसिटी देखिए यूटिलिटीज में, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। आज 80,000 मेगावाट की इनकी जनरेशन कैपेसिटी है कोयले से। और उस जमाने में 1975 में आईबीआरडी विच इज वर्ल्ड बैंक टोटली प्रमोट कर रहा था, फंडिंग कर रहा था। आज तो दे आर टोटली अगेंस्ट थर्मल प्रोजेक्ट्स जी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रीजंस। जी मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में सबसे बड़ा फर्क ये है, प्राइवेट के जो बिजनेसमैन है, वही आपने जो बोला ना, ग्रीड सबसे ज्यादा है, ग्रीड ज़्यादा है जी भूख ज्यादा है कि सारा पैसा मैं बटोर लूं अपने पॉकेट में। आप ये देखेंगे कि एनटीपीसी की इक्विटी बड़ी हाई है, और जब उनका प्रॉफिट आता है तो इक्विटी हाई है, तो इसलिए उनका जो रीपेमेंट है, जो पेमेंट जाता है इंटरेस्ट में, वो बड़ा कम है। जी प्राइवेट वाला इक्विटी कम रखता है, लोन्स ज्यादा लेता है और सर्विस करता है उस डेट को, जी सारा पैसा उसका डेट में ही चला जाता है। जी। तो ये हमारा जब स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, तो ये एक मेजर क्राइटेरिया होना चाहिए सिलेक्शन के पहले कि उसका डेट टू इक्विटी रेशो क्या है, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है, और अगर वो डेट फ्री है तो बेस्ट है वो। आई मीन उस कंपनी को बेस्ट कंपनियों में हम कंसीडर कर सकते हैं अगर अदर पैरामीटर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो जैसा आपने कहा कि अगर प्राइवेट इक्विटी में इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है उसके रिटर्न कम हो, और पब्लिक सेक्टर में इंटरेस्ट कॉस्ट कम है, तो वही सर फाइनेंस का फंडा है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट वाला। तो फिर एनटीपीसी की आपने प्राइस इतनी कम क्यों रखी है? वो तो सर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे मार्केट ने उसको बराबर की प्राइस नहीं दी। डिस्काउंटेड प्राइस है। बहुत बिल्कुल कोई प्राइस ही नहीं है ये। मेरे ख्याल से कितनी होगी, 250-300 रुपए का प्राइस शेयर होगा। 80,000 मेगावाट में आपको बताऊं, हमें 5 करोड़ मेगावाट की एक कैपेक्स है, यानी अगर 80,000 मेगावाट की अगर उनकी कैपेसिटी है, तो टुडे टोटल कैपेक्स वुड बी 4 लाख करोड़।
मेरा ऐसा मानना है कि कोई दूसरी एनटीपीसी क्रिएट नहीं कर सकता। और फॉरगेट अबाउट द टोटल कैपेसिटी। कैपिटल एक अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट अगर 4000 मेगावाट का है तो 4000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई बिजनेसमैन 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। पहली बात, अगर जब 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाता है 4000 मेगावाट का, कोई एक सिंगल बैंक भी आपको लोन नहीं देगी। इट हैज़ टू बी अ कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स। यस और कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स ये बोलेंगे अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए कि भाई साहब प्रमोटर अपना पैसा कितना लगा रहा है, और राइट प्रमोटर को बोलेंगे भाई साहब आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन 30% होनी चाहिए। जी अब मुझे बताइए 4000 मेगावाट में अगर 5 करोड़ के हिसाब से 20,000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, 6,000 30% के हिसाब से तो 6,000 करोड़ तो उसका ही 6,000 आ करोड़ जाएगा। कौन जी से बिजनेसमैन के पास प्राइवेट सेक्टर में 6,000 करोड़ उसके अकाउंट में है? किसके अकाउंट में या अलमारी में किसके पास 6,000 करोड़ है? हैं? तो फिर मेरा सवाल ये है जैन साहब जी कि फिर गवर्नमेंट की ही खाली इतनी कैपेसिटी है कि जो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो आप इतने बड़े दिग्गज हैं इस बाजार में, फिर भी आपने एनटीपीसी को बड़ी कम वैल्यू दी है। इसके ऊपर आप मेरे से एग्री करते हैं कि नहीं करते? करता हूँ सर 100% करता हूँ तो यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन जिसको आई मीन बस सर करता हूँ इसमें ज़्यादा वरना अगर डीप में जाने लगे तो तकलीफ हो जाएंगी क्योंकि हम किसी के अगेंस्ट में बोल नहीं सकते और कौन किसको फेवर कर रहा है इसकी बात कर नहीं सकते। तो बेटर ये है कि हाँ अंडर वैल्यूड है और एनटीपीसी की भाव और बढ़नी चाहिए। अमित, अपने पास समय की बड़ी पाबंदी है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हिंडनबर्ग ने एक बड़ी कोई शॉर्ट सेलिंग की जो स्टोरी की, उसके ऊपर स्टोरी में ये किया, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट लगाई। आपको नहीं लगता है कि इस बाजार में जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बड़े कच्चे कान के हैं कि आपने एक किसी फिरंगी ने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई और उसके ऊपर आपने सारे अडानी के शेयर्स की ये कर दी? आप मुझे ये बताइए कि ये बचपना नहीं है इन्वेस्टर्स की माइंड में कि मतलब उस शेयर्स को आपने मतलब कितना गिराया? मेरा ऐसा मानना है कि एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने किसी एक्सटर्नल पेमेंट को किसने डिफॉल्ट नहीं किया, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए उसने पैसे लिए, किसी इसमें उसने डिफॉल्ट नहीं किया, कोई उसका प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ। और सारे एरियाज में वो काम कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर, हाइड्रोजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद एयरपोर्ट्स। जी एयरपोर्ट्स के ऊपर तो और सबसे बड़ी बात बताऊँ, आप तो बड़े ग्लोब ट्रॉटरिंग करते रहते हैं। अगर आपके पास कोई भी अच्छी कंपनी का क्रेडिट कार्ड है तो उनके लॉन्च में 2 रुपए में खाना मिलता है। 2 रुपए में खाना 2 मिलता रुपए है में। यस मेरे पास तो कोई कार्ड है नहीं, तो मुझे तो खरीदना पड़ता है। आपको 2100 का पड़ता होगा वही खाना वही मतलब पहली बात तो विदाउट कार्ड तो आपको जाने देते। जी तो नहीं नहीं आप देते ये हैं सर तो आप ये मानते हैं मेरी बात जी कि इंडिया का इन्वेस्टर कच्चे कान का है? कुछ हद तक कुछ हद तक। मतलब आप ये कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि उसने किसी पेमेंट पे डिफॉल्ट नहीं की, उसका उनका गौतम का कोई अडानी का कोई प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ, उसको शॉर्ट सेलिंग करनी थी, उसको अपना पर्पस सर्व करना था, इसलिए उसने अपना ये सब किया। तो फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ हद तक सिर्फ अगर सर हम स्पेसिफिक अदानी साहब की बात करें क्योंकि वो अदानी जी के ऊपर ही रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, तो वो गलत है, उसमें मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको मोटे दायरे में देखूं थोड़ा कि हिंडनबर्ग जैसी कंपनी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो इंडिया के लिए हो, चाहे चाइना मार्केट के लिए हो, चाहे किसी भी मार्केट के लिए हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर फेयर वैल्यूएशन में रखना है हर चीज़ों को, तो हिंडनबर्ग जैसी कंपनीज होनी चाहिए जिससे डर बना रहे। वो आपने जो बोला था मुझे 3 का 30 और 30 का 300 होने की मार्केट में पॉसिबिलिटी होती है क्या? तो सर जब अगर आर्टिफिशियली अगर कोई भाव को मैनेज किया जाएगा मार्केट में, क्योंकि सेबी भी यही चाहती है, अथॉरिटी भी यही चाहती है कि बाजार फेयर वैल्यूएशन में रहे। तो अगर हिंडनबर्ग जैसी कंपनीज रहेंगी तो ये कंपनी सारी डरेंगी और मार्केट फेयर वैल्यूएशन पे रहेगा। अभी जो हमने 2024 में बाजार को 26,000 निफ्टी ट्रेड कराई, 26,400 समथिंग का भाव, फिर हमने 23,000 तक का रेट देखा। उसके पहले हमारे चेयरमैन साहब, सेबी के चेयरमैन साहब और फाइनेंशियल एनालिस्ट ये कह रहे थे कि हमारा इंडियन मार्केट ओवर हीटेड है, करेक्शन की उम्मीद है और करेक्शन आया भी। तो अगर इस तरह की फर्म्स रहेंगी तो मार्केट हमेशा फेयर वैल्यूज में रहने के चांसेस बना के रखेगा। हाँ, अगर हम पर्सन सेंट्रिक बात करें, किसी कंपनी स्पेसिफिक की बात करें कि अगर हिंडनबर्ग ने अदानी साहब के ऊपर एक रिपोर्ट बनाया, उसके ऊपर उन्होंने शॉर्ट पोजीशन पहले से बना के रखा था, बाजार को 4,100 का ट्रेड करा के 1,108 रुपये का ट्रेड करवा दिया, फिर बाजार 3,000 रुपये तक गया, वो गलत था।
पर्सन सेंट्रिक, कंपनी सेंट्रिक गलत, ग्लोबल प्रोस्पेक्ट से देखें, बाजार को फेयर वैल्यू पे रखने के लिए सही। अच्छा, अब क्योंकि सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आप मुझे ये बताइए कि सबसे पॉजिटिव पॉइंट आप इस बाजार के बारे में क्या देखते हैं? सर पैसा बना के देता है तगड़ा, हम्म, अगर उसको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ पार्टिसिपेट करें तो पैसा अच्छा बना सकते। यानी आप रात में सो भी रहे हैं तो भी आपके नाम का पैसा कहीं ना कहीं बन रहा है। आज हमारी कंपनीज ऐसा नहीं कि सिर्फ डोमेस्टिकली काम कर रही है, काफ़ी सारी कंपनी ऐसी हैं जो अब्रॉड को भी सर्व कर रही हैं, अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो वो तो 24 घंटे चल रहा है पूरा बाजार का तांडव। हम यहाँ पर बंद हैं तो वहाँ दूसरे लोग खुले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके 24 घंटे पैसिव इनकम स्टार्ट रहती है। इसीलिए मैं बाज़ार से प्यार करता हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है, आपने अपनी कोई दुकान खोली हुई है, आपने कोई कॉस्मेटिक की शॉप खोली हुई है, आपने कोई शोरूम खोला हुआ है, रात में 11 बजे 10 बजे शोरूम बंद किया, बाद में जब तक 11 बजे खोलते नहीं हो तब तक आपका पैसिव इनकम चालू नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर पैंडेमिक नहीं होता ये 2 साल के लिए, वी आर ऑलरेडी अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो आई सपोज इनफैक्ट वी वुड हैव बीन अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय नाउ। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में इनफैक्ट डू यू हैव एनी डाउट्स विल बी वर्ल्ड पावर? वी आर ऑलरेडी अ वर्ल्ड पावर। सर कल मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था जिसमें कोई ये प्रेडिक्ट कर रहा था, कोई बड़ी कंपनी है, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, 2075 में हम सेकंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। तो उसमें कमेंट भी स्क्रॉल कर रहा था क्योंकि मेरे भी दिमाग में ये आया कि यार 2025-75 तक मैं रहूँगा क्या? यानी मुझे वॉरेन बफे साहब की एज तक पहुँचना पड़ेगा अगर वो एरा को देखना है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि हम अच्छा ग्रो कर रहे हैं और करते रहेंगे। हाँ, एक बात ये है कि एक और चीज़ सर, मार्केट में हम जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हम इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को एक चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए कि मार्केट में मैंने जो साइकिल्स देखे हैं, 6 साल से 9 साल के बीच में करेक्शन आता है, चाहे वो 8 साल का हो, चाहे वो 8 साल बाद हो, चाहे वो 9 साल बाद हो। अभी हमने 2020 का जो करेक्शन देखा वो 12 साल बाद देखा, 2008 के बाद। बीच-बीच में झटके छोटे-मोटे आते रहते हैं। सर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि मार्केट जैसे 7,500 आया था, उसके बाद वो 6 टाइम बढ़ता है, यानी जो भी लो लगाता है 5 टू 6 टाइम अपनी ग्रोथ दिखाता है, फिर से 50% टूटता है, फिर से 6% बढ़ता है। तो इस स्ट्रक्चर में ही अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ग्रोथ तो मुझे लगता है कि बढ़िया है, इंडिया में बने रहना चाहिए। और अभी तो वैसे भी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा रहे हैं और अगले 25 साल तक तो ग्रोथ स्टोरी एकदम मस्त रहेगी। हाँ, तो आपका क्या व्यू है इसमें वैसे? देखिए दोस्तों, आई मीन इसी क्लोजिंग नोट के ऊपर मैं यही कहूँगा कि कई बातों के ऊपर मैं इनके साथ सहमत हो जाता हूँ। डेमोग्राफिक डिविडेंड का आपको एडवांटेज एक पर्टिकुलर हद तक मिलेगा। इसमें ये कहूँगा अमित कि एक ज़माने में शिप बिल्डिंग एक्टिविटी में जापान डोमिनेट करता था, लेकिन क्या रहता है कि वो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, जब आपकी वेजेस कम होती है तो आपका कॉम्पिटिटिवनेस होता है। जी। जर्मनी में आपने देखा, फ्रांस में अब लोग 5 दिन भी काम नहीं करना चाहते, फ्राइडे भी वो छुट्टी चाहते हैं, मतलब फ्राइडे शुड बी हाफ डे। जी। ऐसा ये देखा गया है ह्यूमन साइकोलॉजी, जब आदमी प्रॉस्परस हो जाता है, जब आदमी रिच हो जाता है तो वो काम नहीं करना चाहता है। राइट। तो ये क्या होता है, ये शिफ्टिंग एक्टिविटी होती है। वंस अपॉन अ टाइम जापान डोमिनेटेड शिप बिल्डिंग एक्टिविटी, उसके बाद अमेरिका में थी, वहाँ पे लेबर एक्सपेंसिव हुई, उसके बाद वो कोरिया शिफ्ट हो गई, चाइना शिफ्ट हो गई, उसके बाद इंडिया शिफ्ट हो जाएगी। जब यहाँ पे भी हम प्रॉस्परस हो जाएंगे तो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। अब आप रोलेक्स पहनते हैं तो एक चीज़ मान के चलिए, जब आपने इतना सब कुछ कमा लिया तो नेक्स्ट जनरेशन फिर मेहनत नहीं करेगी। वो कहेगी यार पिताजी ने इतना कमा के रखा है, रोलेक्स है, सब कुछ है। सी व्हेन यू गेट एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर देन ही विल नॉट वर्क हार्ड। सो सेम गोज विद द लेबर ऑल्सो। अब बांग्लादेश है, बांग्लादेश में कई लोगों ने बड़ी कहानियां सुनाई थी। आप देख लीजिए बांग्लादेश की क्या हालत है। जी। दे सेड यू नो बांग्लादेश इज अ टाइगर। जी। वो पता चल गया कि टाइगर सारा उनका निकल गया। पीपल हैड बीन टॉकिंग अबाउट वियतनाम इज अ टाइगर। ऑल सेड एंड डन, डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक फायदा है, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा मानता हूँ कि उसका एक पर्टिकुलर इस तक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बाजार में हमारे को ऑन अ क्लोजिंग नोट हमारे पास 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि एक तो रुपी, ये जो ये है, मैं ऐसा समझता हूँ कि बाजार अच्छा चलेगा। एक तो 20 जनवरी को ट्रंप आ रहे हैं, उसके जी। बाद उन्होंने ये बोला है कि ये वॉर खत्म हो जाएगी। तो इफ आई फील कि अगर रशिया और रशिया ये यूक्रेन वॉर यूक्रेन खत्म हो वॉर। जाती है तो बहुत कुछ होगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है वर्ल्ड में पीस बहुत जरूरी है। दैट इज जी। वन। जी।
दूसरा, इंडिया का 18 कंट्रीज के साथ और मोर कंट्रीज के साथ हमारा रुपी ट्रेड है। जी। लेकिन रुपी ट्रेड भी आपका उन्हीं के साथ हो सकता है जो वो कंट्री हम आपसे भी खरीदती है। जी। क्योंकि अगर कोई दूसरी कंट्री आपसे खरीदती नहीं है तो आप उनके साथ रुपी ट्रेड नहीं कर सकते। रुपए का करेगा क्या अपने लेके? बिल्कुल। तो वो रुपये का करेगा क्या? तो ये एक शिफ्ट आपको दिखाई देता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि अब इंडिया वी आर अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब देखिए कि हम भी आज सस्टेन कर पाए बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गैस। हमने सस्ता तेल रशिया से खरीदा, और आप वही जर्मनी को देख लीजिए कि विच वॉज अ वर्ल्ड पावर, उन्होंने वो पाइपलाइन फोड़ी, वहाँ से उन्होंने महंगी गैस खरीदी, महंगी गैस उनको मिल रही है, दे नॉट बाइंग इट फ्रॉम रशिया, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस चली गई, आज उनके एक्सपोर्ट्स बहुत नीचे चले गए। तो ये चीज़ हालात ऐसा है कि जैसे हम भी एक लेवल तक जाएंगे, हम भी 9% पे ग्रो करेंगे, उसके बाद हमारा भी पेट भर जाएगा, फुल सर्कल कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम भी नीचे आ जाएंगे, उसके बाद फिर शिफ्ट दूसरे कंट्री में जाएगा। अफ्रीका भी तो है ना जी। तो आप कितने साल तक ग्रोथ स्टोरी को इंटैक्ट देखते हैं? मैं समझता हूँ 10-15 साल। अब देखिए, साइकिल पे कोई दूध बेचने जाता नहीं है, सब तो मैं मोटरसाइकिल 25 के टारगेट को 15 कर लूं? नहीं, मतलब हम 2025 में हैं और नहीं 25 सालों के टारगेट को 15 साल नहीं सर, 15 साल में तो इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन, 10 साल में तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा जी। 20 करोड़ आपने टॉयलेट बना दिया, आपने पूरे वर्ल्ड पूरे इंडिया को वैक्सीनेट कर दिया 2 टाइम। उसके बाद ऐसे कितने अनगिनत ये है द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। ये मार्केट हैज टू डू वेल। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो स्पेंडिंग है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो 250 पब्लिक सेक्टर्स है, जिसमें से 50 प्रॉफिटेबल है, 200 लॉस मेकिंग है, वो 50 पब्लिक सेक्टर्स को रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिया में देखें, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। आज आप 400 वंदे भारत फ्लाई करेंगे जी। बुलेट ट्रेन्स, वो भी सारी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी, रेलवेज। तो आई थिंक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अनदर 15 ईयर्स, और ये जो इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही हैं गवर्नमेंट की जी, तो ये पब्लिक सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दें। और मैं ये कहूँगा कि आप भी प्रॉस्परस हों, और आप भी रतन टाटा की तरह आप भी चैरिटी करें। और इसी क्लोजिंग नोट के ऊपर, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू अमित। सेम थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।